शुभ सुबह दोस्तों। आपका हमारे यूनिक स्टोरी टेलर पर स्वागत है। यह कहानी हमारे द्वारा संशोधित तथा अनुवादित किया गया है। आप सुन रहे हैं टू बिल्ड अ लॉन्ग लास्टिंग इमोर्टल फैमिली, जिसमें हम लोग जानेंगे कि रहस्यमय दुनिया में बिना सहारे वाला लड़का कैसे बनाता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली परिवार। तो चलिए इस रहस्यमय दुनिया के सफ़र पर। डिस्क्लेमर: इस उपन्यास में सभी पात्र वस्तुएं लेखक की कल्पना मात्र है, इसलिए इसे गंभीरता से ना लें। नमस्कार दोस्तों, यूनिक स्टोरी टेलर पर आपका स्वागत है। यहाँ विभिन्न प्रकार की कहानी मिलता है। इस कहानी के सारे पत्र लेखक की कल्पना मात्र है। एसमी 18 जोड़ कंटेंट हो सकता है। ये कहानी केवल वॉइस के लिए है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करे। चले ऐप कहानी पर चले। टू बिल्ड अ लॉन्ग लास्टिंग इमॉर्टल फैमिली। अध्याय 221। रक्त ताबीज का प्रभाव आध्यात्मिक शरीर। 10,000 जहर हृदय को निगल जाते हैं। 2 उसने अपने शरीर को साफ करने के लिए एक सफाई तकनीक का प्रयोग किया और कपड़े पहनने के बाद 6 पंखों वाले सुनहरे रेशम कीट को खिलाने के लिए लौकी का उपयोग करके उसके अंदर मौजूद चीजों को इकट्ठा किया। ऐसे राक्षसी पशु आध्यात्मिक रक्त को साधारण ऊर्जा शोधक सहन नहीं कर सकते। यदि यह वांशु में रक्त तावीज आध्यात्मिक शरीर को जागृत करने के लिए है तो यह इस तरह से बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। जब जूक्सियाओ अमर शहर जाने का समय आएगा तो हमें यह भी देखना होगा कि क्या वहां कोई सौम्य स्वभाव वाला द्वितीय श्रेणी का आध्यात्मिक रक्त है। अर्जुन कलियरा ने अपने हाथ में आध्यात्मिक रक्त लौकी को देखा और मन ही मन बुदबुदाया। अभी उनके आध्यात्मिक शरीर को जागृत करने की प्रक्रिया सरल लग रही थी, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने पहले ही फाउंडेशन स्थापना हासिल कर ली थी और संशोधन खजाना शरीर कला की खेती की थी। यदि वे नियमित ऊर्जा शोधक साधक होते तो 3 प्रकार के आध्यात्मिक रक्त की उत्तेजना के कारण उनकी शिरोबिंदु और डेंटियन संभवतः क्षतिग्रस्त हो जाते। जहां तक लू वांगशु के रक्त तावीज आध्यात्मिक शरीर का सवाल है, उन्होंने इसे तब जागृत करने की योजना बनाई जब बच्चा लगभग 10 वर्ष का हो गया। उस समय लू वांगशु शरीर शोधन के लिए इस तरह के आध्यात्मिक रक्त का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए आध्यात्मिक शरीर को सक्रिय करने के लिए सौम्य गुणों वाले किसी प्रकार के आध्यात्मिक रक्त को खोजना आवश्यक था, और वह भी ऐसा जो अवशोषण के बाद लाभदायक हो। हालांकि 1 दशक से अधिक समय होने के कारण अर्जुन कलियरा जल्दबाजी में नहीं थे। यदि वास्तव में ऐसा नहीं किया जा सकता तो वह बच्चे की मां को ढूंढने जाएगा। उसके पास इसे प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन जियो शियुए के पास किंग्युन संप्रदाय का चैनल था, जो स्पष्ट रूप से इस तरह के दूसरे रैंक के आध्यात्मिक रक्त को प्राप्त करना बहुत सरल बनाता था, जैसे रक्त ताबीज आध्यात्मिक शरीर और ग्रीन जेड लुवान पक्षी से संबंधित जानकारी। उन्होंने इस विषय पर कई संदर्भों का अध्ययन किया, लेकिन उन्हें कोई प्रासंगिक जानकारी नहीं मिली। फिर भी जियाओ शियाओ के किंग्युन संप्रदाय में लौटने के कुछ समय बाद ही वह इन 2 वस्तुओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने में सफल रही। संप्रदाय की शक्ति का यही लाभ है। अर्जुन कलियरा ने आह भरी। वह गहराई से समझता था कि एक बड़े पेड़ के नीचे छाया का आनंद लेने का क्या मतलब होता है। इसके बाद वह मेज के पास गया, स्टोरेज बैग से एक तावीज ब्रश और तावीज बनाने की सामग्री निकाली और तावीज बनाना शुरू कर दिया। रक्त तावीज आध्यात्मिक शरीर को जागृत करने के बाद उन्हें तावीज बनाने में एक अकथनीय दक्षता का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे जैसे ही उसने ब्रश उठाया उसे पता चल गया कि वह जन्मजात टेलिस्मैन पाथ का प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अर्जुन कलियरा ने बिना किसी प्रयास के 2 द्वितीय श्रेणी के तावीज बनाए। द्वितीय श्रेणी के तावीज बनाते समय मैं वास्तव में रक्त तावीज आध्यात्मिक शरीर द्वारा लाए गए लाभों को महसूस नहीं कर सकता। मुझे एक नया तावीज पथ विरासत में प्राप्त करना होगा जिसे मैं स्वयं समझ सकूं या तीसरे दर्जे के तावीजों को खींच सकूं, इससे पहले कि मैं रक्त तावीज आध्यात्मिक शरीर के प्रभावों का वास्तव में अनुभव कर सकूं। अर्जुन कलियरा ने तावीज ब्रश को दूर रख दिया। अब उसके लिए द्वितीय श्रेणी के तावीज बनाना खाने पीने जितना आसान था। केवल अभी तक अनुभवहीन तृतीय श्रेणी के तावीज ही उसे कुछ चुनौती दे सकते थे। आंगन से निकलने के बाद अर्जुन कलियरा अपने परिवार के शांति तावीज हॉल की जांच करने गया। उनके पुत्र लू शियानजी भी वहां मौजूद थे। इसके अलावा वह पहले कभी इस जगह पर नहीं आया था, लेकिन ये समय व्यतीत करना सार्थक था। अपने प्रारंभिक ज्ञानोदय शिक्षण और इस वर्ष के मार्गदर्शन के कारण लू शियानजी ने कठपुतली कला में काफी प्रगति की थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि अगले 1 वर्ष में वह प्रथम श्रेणी की निम्न गुणवत्ता वाली कठपुतलियां बनाने में सक्षम हो जाएंगे और इस प्रकार कठपुतली मास्टर के रूप में योग्य हो जाएंगे। उस समय तक अर्जुन कलियरा ने रेड लीफ वैली मार्केट में एक दुकान खोलने की योजना बना ली थी।
वह उसे लू क्वानजेन, लू रुई और उसके भाई लू यून के साथ मिलकर दुकान का प्रबंधन करने देंगे। किसी व्यवसाय को चलाने के सभी पहलुओं से व्यक्तिगत रूप से परिचित होना। आखिरकार भविष्य में जब वह अपना परिवार स्थापित करेगा तो वह निश्चित रूप से व्यवसाय में संलग्न होगा। इस पहलू के लिए निश्चित रूप से उनके पास स्वयं को समर्पित करने के लिए समय और ऊर्जा नहीं होगी और वे इसे अपने पत्नियों और बच्चों के प्रबंधन के लिए छोड़ देंगे। और अपने बच्चों को ये जिम्मेदारी सौंपते हुए ये स्वाभाविक था कि उन्हें अभी जितना संभव हो सके सीखने, अनुभव करने और समझने का अवसर दिया जाए। इससे ये भी पता चलेगा कि बच्चों में इस क्षेत्र में कोई प्रतिभा है या नहीं। यदि वे ऐसा करते तो भविष्य में वे इस दिशा में और अधिक विकास कर सकते थे। यदि नहीं तो उन्हें अन्य पहलुओं का प्रभार सौंपा जा सकता है। आखिरकार अर्जुन कलियर की दृष्टि में इतनी सारी विरासतों के साथ परिवार की भविष्य की उद्योग श्रृंखला भी व्यापक थी। इसलिए उनके बच्चे कई अलग अलग क्षेत्रों में विकास करने का विकल्प चुन सकते थे। बॉस, स्टॉक के सभी सुप्रीम टेलिस्मैन बिक चुके हैं। मैं सोच रहा था कि क्या आप इन कुछ दिनों में फिर से स्टॉक कर सकते हैं, क्योंकि कई ग्राहक पूछताछ कर रहे हैं। अर्जुन कलियर को आते देख गांव तुरंत बोल पड़े। अरे, इस महीने के सुप्रीम टेलिस्मैन्स इतनी जल्दी कैसे बिक गए? अर्जुन कलियर को ये सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ। उनके प्रभाव के कारण पीस टेलिस्मैन हॉल वास्तव में अच्छा चल रहा था। प्रत्येक माह एक द्वितीय श्रेणी स्पिरिट तावीज और 10 सर्वोच्च तावीजों की बिक्री लगभग निश्चित थी। इससे उन्हें हर महीने अच्छी खासी आय होती थी। क्योंकि वह अक्सर इसके बारे में भूल जाता था, दूर होने के कारण वह गांव के पास कुछ दर्जन सर्वोच्च तावीज संग्रहित करता था। उसे याद आया कि उसने कुछ समय पहले ही सामान पुनः मंगाया था, तो फिर वे इतनी जल्दी कैसे बिक गए? ऐसा कहा जाता है कि 2 दिन पहले हियुन पर्वत श्रृंखला में 2 राक्षसों के बीच लड़ाई के कारण एक पर्वत ढह गया, जिसके परिणामस्वरूप गुलाबी रोशनी से भरा आकाश दिखाई दिया, जिसके अवशेष होने का संदेह है और जिसने कई साधकों को अन्वेषण के लिए आकर्षित किया। यही कारण है कि उच्च श्रेणी और सर्वोच्च तावीजों की बहुत सारी खरीदारी हुई है और कई नियमित ग्राहक भी पूछताछ करने आए हैं, इसलिए मैंने पहले से संग्रहित स्टॉक बेच दिया। गांव हे ने समझाया। एक अवशेष। ये सुनकर अर्जुन कलियर ने थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने समझा कि ऐसी घटनाएं भाग्य की तलाश में जुटे साधकों के झुंड को आकर्षित करेगी और अमृत औषधियों, ताबीजों और जादुई कलाकृतियों की बिक्री को बढ़ावा देंगी। ठीक है, मैं इन दिनों कुछ अतिरिक्त तावीज बनाऊंगा, अर्जुन कलियर ने जवाब में सिर हिलाया। इस विकास को देखते हुए वह और अधिक तावीज बेचने के लिए भी तैयार थे। एक कारण पैसा कमाना था और दूसरा स्टॉक के लिए कुछ प्रतिष्ठा अर्जित करना था। आखिरकार ऐसे समय में जब अन्य दुकानों में स्टॉक खत्म हो जाता था तो पुनः स्टॉक उपलब्ध होने से ग्राहक अगली बार जब भी टेलिस्मैन खरीदना चाहेंगे तो सबसे पहले उनके स्टॉक के बारे में सोचेंगे। हालांकि उन्हें ऐसे तथाकथित अवशेषों में कोई रुचि नहीं थी। इसके बाद उन्होंने दुकान पर मौजूद अपने बेटे लू शियांजी को ऐसे अवशेषों से दूर रहने की चेतावनी दी। ऐसी जगहों की खोज में बहकना या किसी को ऐसे स्थानों पर जाने के लिए प्रेरित करना कतई नहीं चाहिए। पिताजी, आपको इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं जानता हूं। इसके अलावा मैं ऊर्जा शोधन के केवल 4थे स्तर पर हूं, ऐसे खंडहरों में जाना मौत को आमंत्रित करने के समान होगा। लू शियांजी ने अपने पिता की बातें सुनी और मुस्कुरा दिया। अच्छा, जब तक तुम्हें पता है। अपने बेटे को जागरूक देखकर अर्जुन कलियर ने भी राहत में सिर हिलाया। आखिरकार साधना जगत में महत्वहीन पात्रों के साहसिक कारनामों और प्रसिद्धि की ओर बढ़ने की कहानियां तो हर दिन होती रहती थीं। उन्हें सचमुच डर था कि उनका बेटा किसी मूर्खतापूर्ण क्षण में या किसी लुटेरे किसान के बहकावे में आकर कहीं भाग न जाए। इसलिए भले ही उन्होंने पहले ही इस मामले पर उसे सलाह दी थी, फिर भी उन्होंने अपनी गंभीर चेतावनी जारी रखी। 5 विश्वपंथ। तियानजू चोटी। एक प्राचीन और आलीशान कमरे में एक बहुरंगी झरने के पूल से भापदार बैंगनी धुंध निकल रही थी। पूल के किनारे बड़े करीने से तय किए हुए बर्फ सफेद रेशमी वस्त्र रखे हुए थे, जिन पर सुनहरे रंग की किनारी थी, एक चोली जिस पर बैंगनी फीनिक्स की कढ़ाई थी, सादा अधोवस्त्र और जैद सफेद मोजे। वहां एक भयानक रक्त रंग की मकड़ी भी थी, जिसके पूरे शरीर से भयावह लाल रोशनी निकल रही थी। बहुरंगी झरने के भीतर एक अलौकिक आचरण वाली अत्यंत सुंदर लड़की थी। सुंदर लड़की की आंखें कसकर बंद थीं, केवल उसका सिर और काले बाल पानी की सतह पर तैर रहे थे। जियो चान, मेरे महान हॉल में आओ। तभी लड़की के मन में एक आवाज गूंजी। मालिक। आवाज सुनकर मेंग शियाओचान ने अपनी आंखें खोली। वह तुरंत ही पूरी तरह नग्न अवस्था में बहुरंगी झरने से उठ खड़ी हुई।
एक पल में लड़की के फिगर की पूर्णता बिना किसी संदेह के प्रकट हो गई। उसकी पतली कमर मानो किसी कोमल आलिंगन की मांग कर रही थी और उसकी टांगें सीधी और लंबी थीं। उसके काले चिकने बाल नीचे की ओर लहरा रहे थे, जो उसके नए चांद के आकार के उभरे हुए नितंबों को ढंक रहे थे। उसकी त्वचा, जो अभी भी बहुरंगी बूंदों से युक्त थी, उसके जैद जैसे रंग को और भी अधिक चमकदार, पारदर्शी और चमकदार बना रही थी, मानो उसका पूरा शरीर दमक रहा हो। लड़की ऊपर तैरती हुई आई, उसका पीला हाथ हल्के से ऊपर उठा हुआ था। बहुरंगी बूंदें उसकी त्वचा से फिसल गईं, जिससे पूल के पास रखे कपड़े उड़कर उसके शरीर पर आ गिरे। मेंग शियाओचांग, जो अब बैंगनी वस्त्र पहने हुए था, उसकी आभा अलौकिक और मायावी थी, बिल्कुल किसी दिव्य परी की तरह। यह उसके बगल में खड़ी डरावनी रक्त रंग की मकड़ी के बिल्कुल विपरीत था। कमरे से बाहर निकलते हुए मेंग शियाओचान एक एस्केप लाइट में बदल गया और चोटी के ऊपर एक शानदार महल में पहुंचा और सीधे उसमें प्रवेश कर गया। यह विशाल हॉल अत्यंत भव्य एवं भव्य था। फर्श काले जैद से बना था, जो चमकदार चमक के साथ चमक रहा था, और दीवारों पर विस्तृत नक्काशीदार बीम और चित्रित शहतीरें थीं। लेकिन सभी चित्रों में सांप, मकड़ियां, तितलियां और सभी प्रकार के कीड़े दर्शाए गए थे। दीवारों को चांदी से बने आत्मिक सांपों के आकार के लैंप से सजाया गया था, जिससे कमरे में एक रहस्यमय भयानक ठंडक फैल गई थी। बज्जा बज्जा बज्जा। मेंग शियाओचान को आते देख आबनूस बिस्तर के पास एक दर्जन से अधिक आंखों वाली बैंगनी जैड मकड़ी ने अपनी आंखें खोल दी। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, गुरुजी। मेंग शियाओचान ने ये दृश्य देखा और शांतचित होकर आबनूस के बिस्तर को प्रणाम किया। जियोचान, तुम यहाँ हो। बिस्तर के बैंगनी रंग के पर्दे के भीतर से एक सुस्त, मोहक आवाज आई, जो आत्मा को मोहित कर गई। क्या मैं जान सकता हूं कि गुरुदेव ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मेंग जियाओचान ने बोलना जारी रखा। बैंगनी रंग के पर्दे धीरे धीरे अलग हो गए। आबनूस के बिस्तर पर बैंगनी पोशाक पहने एक महिला, जो लगभग 28 या 29 वर्ष की थी, आराम फरमा रही थी। उसका चेहरा आश्चर्यजनक रूप से सुंदर और मनमोहक था। उसकी पतली फीनिक्स जैसी आंखें ऐसी लग रही थीं मानो वह अभी अभी किसी स्वप्न से जागी हो। खिलते आड़ू के फूलों की तरह धुंधली, उसकी निगाहें तरल और सम्मोहक थीं, जिसमें एक ऐसी मोहक शक्ति थी जो किसी को भी अपनी आत्मा खो देने पर मजबूर कर सकती थी। उसकी लेटी हुई मुद्रा से बैंगनी रंग की पोशाक में लिपटी उसकी आकर्षक आकृति उजागर हो रही थी, जो सिर से पैर तक असाधारण रूप से सुडौल शरीर को उजागर कर रही थी, जो एक नजर में स्पष्ट था। उसकी छाती के गर्वीले और उभरे हुए भाग के नीचे विलो की तरह नाजुक कमर थी, जो उसके भरे हुए और सुडौल पिछले हिस्से तक जाती थी। लुभावने वक्र लुभावने थे, बैंगनी धुंध के नीचे अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, जो छिपाव और प्रकटीकरण दोनों का आकर्षण पैदा कर रहे थे। उसकी दो लंबी, गोरी टांगें थोड़ी मुड़ी हुई थीं, सांप की पूंछ की तरह मोहक। जियोचान, मुझे याद है कि तुम जियांग देश में रहते थे, है ना? नांगोंग मिली के रसीले होंठ थोड़े से खुले हुए थे, उसकी आवाज अत्यंत आकर्षक थी। बैकवोट। गुरुजी, मैं बचपन से ही जियांग देश में रहता हूँ, अर्जुन कलियरा ने उत्तर दिया। मेंग जियाओचान ने सिर हिलाया। मुझे एक काम करना है जिसके लिए जियांग देश की यात्रा करनी होगी। ऐसी स्थिति में जब जाने का समय होगा तो तुम मेरे साथ चलोगे। बैंगनी पोशाक में महिला अपने स्याही जैद बिस्तर से एक सुस्त लालित्य के साथ उठी। काले बालों की एक लट उसके कान के पास से घूमती हुई उसकी विशाल और गर्वित छाती पर गिर गई। बैंगनी रंग की पारदर्शी पोशाक नीचे गिर गई, जिससे उसकी बर्फ सी सफेद टांगें ढक गईं, जो गड़ी हुई जैद जैसी दिख रही थी। जियांग देश में। ये सुनकर मेंग शियाओचान के दिल में अचानक एक ठहराव सा महसूस हुआ। एक महान और सुंदर चेहरे वाले, लंबे और पतले शरीर वाले एक आदमी की छवि अनायास ही उसके दिमाग में हवा में तैरते विलो की तरह घूम गई। ये सही है, आप वर्तमान में फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण के कठिन दौर में हैं, इसलिए यह आपके लिए मेरे साथ यात्रा करने का अच्छा समय है। यह मिशन यदि सफल रहा तो आपके लिए भी लाभदायक होगा। यह एक अवसर है, नांगोंग मिली ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में रस था। गुरुजी, क्या मैं जान सकता हूँ कि कार्य क्या है? मेंग शियाओचान ने पूछा। समय आने पर आपको पता चल जाएगा। नांगोंग मिली के नाजुक कदम फुर्ती से बढ़ रहे थे जब वह मेंग शियाओचान के पास आई और धीरे से हंसने लगी। उसकी आवाज मोहक आकर्षण से भरी थी, या ये कहा जा सकता है कि उसका संपूर्ण अस्तित्व एक मोहक आकर्षण से भरपूर था, जो आत्माओं को मोहित करने और हड्डियों को नष्ट करने में सक्षम था, जो देखने वाले में प्रलोभन उत्पन्न करता था तथा उसे मोहित करने की इच्छा को बढ़ावा देता था। मालिक, हम कब निकलेंगे? मेंग शियाओचान ने आगे दबाव डाले बिना पूछा। स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।
इसके अलावा नांगोंग मिली की व्यक्तिगत भागीदारी से संकेत मिलता है कि यह मिशन कोई सरल मामला नहीं था। इसके अलावा जियांग देश के साधना क्षेत्र के विशाल विस्तार को देखते हुए जब तक उसका उससे सामना नहीं हुआ, जियांग देश में जाना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। 1 माह बाद नांगोंग मिली ने कहा, उसके होंठ थोड़े से खुल गए जबकि उसकी जैद सफेद उंगलियां धीरे से मेन जियाओचान के चेहरे को सहला रही थीं। हाँ गुरुजी, मेन जियाओचान ने सहमति में सिर हिलाया। हृदय के असंख्य विष भक्षण तकनीक में आपकी प्रगति कैसी है? बैंगनी पोशाक वाली महिला ने अपने शिष्य के गाल पर चुटकी काटते हुए पूछना जारी रखा। कृपया इसका निरीक्षण करें गुरुजी, मेन जियाओचान ने अपनी सुंदर कलाई को जांच के लिए पेश करते हुए उत्तर दिया। उसकी त्वचा असाधारण रूप से गोरी थी, फिर भी नांगोंग मिली का रंग और भी अधिक गोरा था। ये सफेद रंग की एक अस्वास्थ्यकर छाया थी जो उसके पतले लेकिन कामुक शरीर में एक अजीब सा आकर्षण पैदा कर रही थी तथा दया और कोमलता को जगा रही थी। बुरा नहीं, आप सचमुच 1000 धागों वाले असंख्य विष शरीर की उपाधि के हकदार हैं। अब आप विष शरीर की एक छोटी सी पूर्णता तक पहुंच गए हैं। यदि यह मिशन पूर्णता से पूरा हो गया तो मैं संप्रदाय में आपके लिए एक हॉट ईटिंग गू के लिए आवेदन करूंगी, नांगोंग मिली ने कहा। उसके मोहक चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिख रही थी जो आकर्षक लग रही थी। धन्यवाद गुरु, ये सुनकर मेन जियाओचान का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। 1000 धागों वाला असंख्य विष शरीर एक प्रकार का आध्यात्मिक शरीर है। संयोगवश 5 विषपंथ के पास भी आध्यात्मिक शरीर की विरासत है। हृदय खाने वाली गू के साथ उसकी असंख्य विष भक्षण हृदय तकनीक बड़ी सफलता तक पहुंच सकती है। न केवल उसकी मानस शक्ति 50% तक बढ़ जाएगी बल्कि कोर फॉर्मेशन प्राप्त करने की उसकी संभावना भी 50% बढ़ जाएगी। उसे सच्चा अमृत प्राप्त करने की उच्च संभावना प्रदान करना। यह अफसोस की बात है कि मैंने लॉकहार्ट गू को खो दिया, अन्यथा इसके साथ 5 विषपंथ की पवित्र युवती बनने के लिए इस सारी परेशानी की कोई आवश्यकता नहीं होती, मेन जियाओचान ने धीरे से खुद से कहा। उसे लॉकहार्ट गू याद आया जो अब अर्जुन कलियरा के हाथों में था। ये लॉकहार्ट गू एक शीर्ष स्तरीय पृथ्वी आत्मा गू था जो स्वर्गीय आत्मा गू के स्तर के करीब था। यहाँ तक कि 5 विषपंथ के भीतर भी यह अत्यंत दुर्लभ था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आधा महीना बीत चुका था। ब्लैक क्लाउड पर्वत श्रृंखला के खंडहरों के कारण इन दिनों अर्जुन कलियरा ने द्वितीय श्रेणी के तावीजों को बनाने के अलावा कुछ सर्वोच्च प्रथम श्रेणी के तावीज भी बनाए थे। सिर्फ वही नहीं, लू मियाओगे भी इन दिनों तावीज बनाने में व्यस्त थे। आखिरकार ब्लैक क्लाउड पर्वत श्रृंखला रेड लीफ वैली मार्केट से ज्यादा दूर नहीं थी। ये केवल 4 या 5 हजार ली की यात्रा थी। इसलिए आसपास के कई किसान अपनी किस्मत आजमाने की उम्मीद में ब्लैक क्लाउड पर्वत श्रृंखला पर चले गए। इसके अलावा आधे महीने की उथल पुथल के बाद ब्लैक क्लाउड माउंटेन के खंडहरों के बारे में चर्चा न केवल थोड़ी सी भी कम हुई थी, लेकिन कई समाचार अफवाहों के कारण कि लोगों ने खंडहरों से प्राचीन तकनीकें, फाउंडेशन स्थापना, आत्मा वस्तुएं और दुर्लभ खजाने प्राप्त किए थे। उत्साह बढ़ गया और अधिक लोगों को आकर्षित किया। आखिरकार अधिकांश साधकों के लिए साधना तकनीक या आधार स्थापना आत्मा वस्तु एक अविश्वसनीय अवसर का प्रतिनिधित्व करती है। वे जीवन भर इसके पीछे भागते रहेंगे, फिर भी उन्हें ऐसा सौभाग्य नहीं मिलेगा। अब जब ऐसे खंडहर सामने आ गए हैं तो स्वाभाविक रूप से वे चूकना नहीं चाहेंगे। यही कारण था कि रेड लीफ वैली मार्केट में लोगों की आवाजाही बढ़ गई थी। ताबीज, अमृत औषधियां और जादुई कलाकृतियां धड़ल्ले से बिक रही थीं, कीमतें 30 से 40% तक बढ़ रही थीं, जिससे अर्जुन कलियरा को अच्छी कमाई हो रही थी। इस स्थिति का सामना करते हुए 4 बड़े परिवारों ने रेड लीफ वैली मार्केट में गश्त बढ़ाने और सुरक्षा कड़ी करने के लिए कर्मचारियों को भी बुलाया। ब्लैक क्लाउड पर्वत श्रृंखला के खंडहरों की ओर आकर्षित होने वाले लुटेरे कृषकों को अराजकता पैदा करने के अवसर का लाभ उठाने से रोकना। आखिरकार लुटेरे किसानों द्वारा परेशानी पैदा करने की पिछली घटनाओं ने 4 बड़े परिवारों को गहराई से हिलाकर रख दिया था। लू मियाओगे के साथ बातचीत के दौरान अर्जुन कलियरा को पता चला कि लू परिवार, बाई परिवार, यू परिवार, झेंग परिवार और कई अन्य स्थानीय खेती परिवारों ने ब्लैक क्लाउड माउंटेन के खंडहरों का पता लगाने के लिए लोगों को भेजा था। साधना एक नदी को पार करने के समान है जिसमें हजारों घोड़े और हजारों सैनिक पाल के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ऐसे अवसर के सामने यदि वे इसके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करते तो वे कैसे सफल हो सकते थे और अपनी साधना में प्रगति कर सकते थे। फिर भी लू परिवार के पूर्वज लू युवानजोग अभी भी किंगजू पर्वत पर ही बने रहे। उन्होंने खंडहरों की खोज में भाग नहीं लिया। यू परिवार, झेंग परिवार और बाई परिवार एक ही थे। वे केवल छोटे परिवार थे।
अपने आधार स्तंभ के रूप में केवल एक या दो फाउंडेशन स्थापना पूर्वजों के साथ वे अवसरों के लिए बाहर निकलने का जोखिम नहीं उठाते थे। आखिरकार वे व्यक्ति नहीं थे बल्कि अपने परिवारों के आधार स्तंभ थे। यदि कोई दुर्घटना घटित हुई तो पूरा परिवार संकट में पड़ जाएगा और उसे भयंकर आपदा का सामना करना पड़ेगा। वे अन्वेषण के लिए केवल कुछ ऊर्जा शोधन अंतिम चरण साधकों को ही भेज सकते थे। हालांकि अर्जुन कलियरा ने सुना कि कुछ फाउंडेशन स्थापना साधक पहले ही खंडहरों का पता लगाने के लिए चले गए थे। किंगयुन संप्रदाय दृश्य में प्रवेश कर गया है। कुछ दिनों बाद लू युवानलिंग के साथ बातचीत करते हुए अर्जुन कलियरा को पता चला कि किंगयुन संप्रदाय ने भी ब्लैक क्लाउड माउंटेन सीक्रेट क्षेत्र पर कदम रखा था। ये सही है, अब ये पुष्टि हो गई है कि यह खंडहर एक छोटा सा गुप्त क्षेत्र है जो असंख्य अवसरों और खजानों से भरा है। किंगयुन संप्रदाय निश्चित रूप से इसे नहीं छोड़ेगा, लू युवानलिंग ने कहा। लू परिवार के दूसरे बुजुर्ग और रेड लीफ वैली मार्केट के प्रभारी व्यक्ति के रूप में वह इस तरह की खबरों पर बहुत ध्यान केंद्रित करते थे। एक बार किंगयुन संप्रदाय कदम रख दे तो पूरा गुप्त क्षेत्र उनका हो जाएगा। अर्जुन कलियरा ने अपनी जीभ चिटकाए। ढीले साधकों और विभिन्न शक्तियों के लिए किंगयुन संप्रदाय की भागीदारी चुनौती का एक पूरी तरह से अलग स्तर था। अन्य ढीले कृषकों और सेनाओं के पास कोई मौका नहीं था। बिल्कुल नहीं, किंगयुन संप्रदाय ने गुप्त क्षेत्र को बंद नहीं किया है और न ही ढीले साधकों और अन्य ताकतों को भगाया है। लू युवानलिंग ने अपना सिर हिलाया। ओह, तो ऐसा लगता है कि किंगयुन संप्रदाय काफी उदार है, अर्जुन कलियरा ने अपनी भौहें उठाते हुए कहा। उन्होंने यह मान लिया था कि किंगयुन संप्रदाय गुप्त क्षेत्र को सीधे बंद कर देगा और दूसरों को प्रवेश करने से मना कर देगा। आखिरकार अगर किंगयुन संप्रदाय ऐसा करता तो किसी और के पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता, न ही कोई आपत्ति करने की हिम्मत करता। चांग शेंग, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। ये किंगयुन संप्रदाय के उदार होने की बात नहीं है। ऐसे गुप्त क्षेत्र में छिपे खतरे निर्विवाद हैं और किंगयुन संप्रदाय स्वाभाविक रूप से नहीं चाहेगा कि उसके अपने शिष्य ही अग्रणी बने। लू युवानलिंग ने उपहास करते हुए कहा, इस लूट का कुछ हिस्सा आपस में बांट लेना बेहतर है ताकि हमारे परिवार और मुक्त किसान इसे खोजबीन के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकें। अपनी उम्र में और बहुत कुछ झेलने के कारण उन्हें इन मामलों की बहुत स्पष्ट समझ थी। ओह, ये सुनकर अर्जुन कलियरा को अचानक इसका कारण समझ आ गया। यह अमर संप्रदायों द्वारा नियंत्रित बैंगनी छाया गुप्त क्षेत्र की तरह है। यदि वे अन्वेषण के लिए पूरी तरह से अपने शिष्यों पर निर्भर होते तो न केवल लाभ सीमित होता बल्कि इस प्रक्रिया में शिष्यों को खोने का भी खतरा होता। बेहतर होगा कि लूज कल्टीवेटर्स और अन्य लोगों को भी इसमें शामिल होने दिया जाए। आखिरकार अंदर प्राप्त किसी भी लाभ के लिए अमर संप्रदायों के साथ लूट का कुछ हिस्सा साझा करना आवश्यक होगा। अर्जुन कलियरा ने कहा, अनियंत्रित साधकों और छोटी ताकतों के लिए ऐसे गुप्त लोगों और चमत्कारी अवसरों का सामना करते हुए लाभ कमाने और बढ़त हासिल करने की कोशिश करना काफी कठिन है। जब भी वह ऐसी बातें सुनता तो उसे साधना जगत में निम्न स्तर के साधकों के संघर्षों के प्रति गहरी पीड़ा होती। असाधारण प्रतिभा के अभाव में साधना में सफलता प्राप्त करना लगभग कठिन प्रतीत होता था। कोई भी व्यक्ति लगातार भाग्य के साथ जुआ खेल सकता है। कम से कम मेरे पास सिस्टम तो है, अर्जुन कलियरा ने मन ही मन सोचा। इस व्यवस्था के तहत उसे केवल एक व्यवस्थित जीवन जीने, विवाह करने, रखेल रखने, बच्चे पैदा करने की आवश्यकता थी और उसे अनगिनत अवसर और खजाने प्राप्त हो जाते जो अन्य लोग अपने जीवन काल में प्राप्त नहीं कर सकते थे। इस प्रकार अमरता का उनका मार्ग स्पष्ट और सुगम हो गया। इस समय अर्जुन कलियरा के विचार अनिवार्य रूप से दूर स्थित एज और फीनिक्स अमर शहर में रहने वाले उसके मित्र ली फेयू की ओर मुड़ गए। हालांकि बाद वाले ने विस्तार से नहीं बताया था। वह जानता था कि ली फेयू के जीवन में राक्षस जानवरों का शिकार करना, खंडहरों की खोज करना और पूर्वजों की गुफाओं में जाना शामिल था, जोखिम उठाने वाला जीवन। इन लूज कल्टीवेटर्स की तरह लापरवाही का एक क्षण दुर्घटना का कारण बन सकता है। जियांग देश में असंख्य जानवर पर्वत श्रृंखला के साथ। ये पर्वत श्रृंखला अंतहीन रूप से फैली हुई थी जो जियांग देश के दक्षिण से शुरू होकर दक्षिणी जंगल खेती क्षेत्र के एक बड़े हिस्से तक फैली हुई थी। ये जियांग देश और यू देश के बीच एक प्राकृतिक बाधा के रूप में भी काम करता था। क्योंकि असंख्य पशु पर्वत श्रृंखला राक्षस जानवरों से भरी हुई थी और वहां अनेक दुर्लभ आध्यात्मिक औषधियां और जड़ी बूटियां उगाई जाती थीं, इसलिए साधक अनुभव प्राप्त करने और राक्षस जानवरों का शिकार करने के लिए अक्सर इस पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करते थे। आखिरकार साधकों के लिए राक्षस जानवर का हर हिस्सा मूल्यवान था। मांस, फर, हड्डियां सभी की अच्छी कीमत मिल सकती है। यदि किसी को युवा जानवर या दुर्लभ स्पिरिट ग्रास मिल जाए तो यह और भी बड़ी उपलब्धि होगी।
इस समय असंख्य पशु पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में 5 साधक 2 नीले सर्पाकार राक्षस पशुओं को घेर रहे थे। ये दोनों विशालकाय अजगर अत्यंत विशालकाय थे। 1 मीटर से अधिक मोटाई वाले उनके शरीर से शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रकाश निकल रहा था तथा उनकी आंखें ठंडी रोशनी से टिमटिमा रही थीं, जो लगातार मनुष्यों पर ठंडी हवा फेंक रही थीं। गर्जन। एक किसान ने भयंकर चीख मारी, सिंह जैसी दहाड़ लगाई जिससे हमलावर विशालकाय अजगर हिचकिचा गया। फिर एक सुनहरी रस्सी फेंकी गई जिससे एक अजगर बंध गया और वह जोर से चिल्लाया, बूढ़ेली। तुरंत लगभग 30 वर्ष का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, लंबा कद, काले कपड़े पहने, भयंकर चेहरे वाला, लाल लंबी कृपाण लिए तेज कदमों से आगे बढ़ा। उसकी मांसपेशियां उभर आई और उसके हाथ में लाल लंबी कृपाण लालिमा के साथ उभर आई जब उसने अजगर के 7 इंच के महत्वपूर्ण हिस्से को क्रूरतापूर्वक काटा। क्लैंग। यह प्रहार वज्र की तरह शक्तिशाली और प्रबल था, जिसने अजगर की सुरक्षात्मक आध्यात्मिक ज्योति को चकनाचूर कर दिया। फिर वह नीले सांप के शल्कों से टकराया जिससे एक धातु का छल्ला बना और शल्कों में हल्की सी दरार पड़ गई। हिस हिस हिस। विशालकाय अजगर गुस्से से दहाड़ा, उसका शरीर आध्यात्मिक प्रकाश से चमक रहा था और अचानक उसने अपनी पूंछ हिलाई जिससे काले कपड़े पहने आदमी पर प्रहार हुआ। बूम। काले कपड़े पहने व्यक्ति अपनी कृपाण सहित पीछे की ओर उड़ गया और दूर स्थित एक बड़े पेड़ से टकराकर उसे गिरा दिया। सौभाग्यवश उस महत्वपूर्ण क्षण में उनकी सुरक्षात्मक आभा बढ़ गई जिससे अधिकांश क्षति बच गई तथा उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। अब मौका है, मार डालो। ये देखकर वे तीनों जो दूसरे विशालकाय अजगर के साथ उलझे हुए थे, उन्होंने भी एक साथ अपनी जादुई कलाकृतियों का प्रयोग किया, अपनी तकनीकें डाली तथा अपना ध्यान उस अजगर की ओर लगाया जिसकी सुरक्षात्मक आध्यात्मिक ज्योति टूट गई थी। आओ आओ आओ। इस जबरदस्त हमले के कारण विशालकाय अजगर ने अपना सिर पीछे की ओर फेंका और दयनीय ढंग से चीखने लगा। ऐसी दहाड़ सुनकर दूसरा विशालकाय अजगर लगभग पागल हो गया। लेकिन इन 5 लोगों को स्पष्ट रूप से राक्षस जानवरों से निपटने का अनुभव था। इस स्थिति में उन्होंने सामने से हमला जारी रखने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि उलझाव बनाए रखा। एक अजगर को कुचलकर मार डालने के बाद उन्होंने दूसरे अजगर का सामना करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे मार डाला। यह माल बुरा नहीं है, इन 2 एज और ब्लड पाइथन से प्राप्त सामग्री काफी अच्छी कीमत पर बिक सकती है। भूरे बाल वाले और भूरे वस्त्र पहने एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा। ये 2 नीला रक्त अजगर एक जोड़ी लगते हैं, मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्होंने अंडे दिए हैं। अगर उन्होंने अंडे दिए तो हम मालामाल हो गए हैं। लाल वस्त्र पहने एक मध्यम आयु वर्ग की महिला ने टिप्पणी की। अंडे दे रही हो, क्या सोच रही हो, हम इतने भाग्यशाली नहीं हो सकते। नीले वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। इसके बाद समूह 2 नीला रक्त अजगरों की गुफा की ओर बढ़ गया। ये राक्षस जानवर पहाड़ों में रहते हैं और यदि उन्हें खजाने, साधकों के अवशेष, अन्य राक्षस जानवरों के शरीर या यहाँ तक कि आध्यात्मिक औषधियां और जड़ी बूटियां भी मिल जाएं, तो वे उन्हें अपनी गुफाओं में वापस ले आते हैं। इसलिए कभी कभी किसी राक्षस जानवर को मारने के बाद उसकी गुफा की खोज करने से अप्रत्याशित खजाने की प्राप्ति हो सकती है। वास्तव में अंडे हैं 8 एज और ब्लड पायथन अंडे। लाल वस्त्र पहने महिला ने गुफा में कुछ गहराई में देखा, उसकी आंखें चमक उठी और वह आश्चर्य से बोली, क्या सच में? ये 8 एज और ब्लड पायथन अंडे 4 से 500 स्पिरिट स्टोन्स के लिए बेचे जा सकते हैं। हमने इस लूट से बहुत धन कमाया है। ये सुनकर अन्य लोगों ने अंडों की ओर देखा, उनकी आंखों में आश्चर्य और प्रसन्नता झलक रही थी। उनके लिए 4 से 500 स्पिरिट स्टोन्स को आपस में बांटने का मतलब था कि प्रत्येक को लगभग 100 स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे। वास्तव में ये काफी बड़ा लाभ है। तथापि उस समय ग्रे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की नजर गहरे ग्रे, फीके से दिखने वाले कोर पर टिकी हुई थी। फीके रंग के कोर को देखकर उसकी हल्की धुंधली आंखें चौड़ी हो गईं और उसका गला कुछ सूख गया। जियोबो, तुम क्या देख रहे हो? लाल वस्त्र वाली महिला ने भूरे वस्त्र वाले बूढ़े व्यक्ति को स्थिर होकर घूरते हुए देखा और ऊंची आवाज में पूछा। फिर उसने उसकी निगाह का पीछा किया और अचानक उसकी नजर अंधेरे केंद्र पर पड़ी। यह एक राक्षस कोर है, लाल वस्त्र वाली महिला ने कहा। मानव जाति के साधकों के दाव फाउंडेशन के समान एक राक्षस कोर वह कोर है जो मन को संग्रहित करता है। हालांकि सभी द्वितीय श्रेणी के दानव जानवरों में राक्षस कोर नहीं होता है। केवल कुछ दुर्लभ या विशेष रूप से शक्तिशाली द्वितीय श्रेणी के दानव जानवरों में ही राक्षस कोर होता है। क्योंकि मॉन्स्टर कोर ये दर्शाता है कि दानव जानवर में तीसरे रैंक तक आगे बढ़ने की क्षमता है।
यदि ये तीसरे रैंक तक आगे बढ़ता है तो मॉन्स्टर कोर भी दानव कोर में बदल जाएगा, जो कि नवजात आत्मा साधकों के सच्चे अमृत या स्वर्ण कोर के बराबर होगा। अब एजियोर ब्लड पायथन की मांद के अंदर एक मॉन्स्टर कोर प्रकट हुआ था। यद्यपि ऐसा लग रहा था कि इसकी बहुत सारी ऊर्जा नष्ट हो गई है, फिर भी ये बहुत कीमती था। 8 एजियोर ब्लड पायथन अंडे और एक मॉन्स्टर कोर के जुड़ने से गुफा के अंदर का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। आखिरकार धन मानव हृदय को उत्तेजित करता है। वे पांचों अक्सर दानव जानवरों का शिकार करने में सहयोग करते थे, लेकिन इसके अलावा उनमें कोई खास संबंध नहीं था। इतने बड़े लाभ की कल्पना से स्वाभाविक रूप से उनके मन में विचार उत्पन्न हुए। यह मॉन्स्टर कोर संभवतः 2 से 3 हजार स्पिरिट स्टोन्स में बिक सकता है। एक बार बेचने पर हम में से प्रत्येक को कम से कम 5 से 600 स्पिरिट स्टोन मिल सकते हैं, ग्रे रंग के वस्त्र वाले बूढ़े व्यक्ति ने दूसरों से कहा। यह सुनकर अन्य लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की। आत्मा पत्थरों की यह मात्रा कोई छोटी रकम नहीं थी। इस मॉन्स्टर कोर को कौन धारण करेगा? हरे वस्त्र वाले व्यक्ति ने गंभीरता से पूछा। एजियोर ब्लड पायथन जैसी किसी चीज के लिए वे शव को सीधे सामग्री के रूप में संसाधित कर सकते थे और इसके मूल्य को आपस में बराबर बराबर बांट सकते थे। सांप के अंडों के लिए भी यही बात लागू हुई। अतिरिक्त 3 सांप के अंडों को आत्मा पत्थरों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। लेकिन इस तरह के अमूल्य मॉन्स्टर कोर से उसी तरह से निपटा नहीं जा सकता था। जैसे ही ये शब्द बोले गए, गुफा का माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया। क्या हो रहा है? मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। उसी समय लाल वस्त्र वाली महिला ने अचानक अपना माथा पकड़ लिया और लड़खड़ा गई। अच्छा नहीं है, इसमें जहर है। हरे वस्त्र पहने व्यक्ति को भी कांपते हुए यह एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हमें किसने जहर दिया? काले कपड़े पहने वह आदमी, जो बहुत ही क्रूर लग रहा था, प्रश्न पूछते समय कांप उठा और लड़खड़ा गया। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की ओर मुड़कर सुंदर ढंग से कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ठंडे स्वर में आरोप लगाया, बूढ़े जियाओ, आप ही हैं जिन्होंने हमें जहर दिया है। बोलते समय उसने अपने चारों ओर एक आध्यात्मिक ऊर्जा कवच बना लिया, जिससे वह विष को रोकने का प्रयास करने लगा। याओ दाओ दोस्त, क्या आपके पास वास्तव में कोई विषरोधी कलाकृति है? भूरे वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग व्यक्ति ने उस सज्जन को आश्चर्य से देखा। उनका आत्मा विच्छेदन चूर्ण रंगहीन और स्वादहीन था। जब तक किसी के पास दिव्य ज्ञान न हो, साधारण साधक इसका पता नहीं लगा सकते थे। अतः इस तथ्य का अर्थ यह है कि उस परिष्कृत सज्जन को जहर नहीं दिया गया था, कि उसके पास अवश्य ही कोई विष प्रतिरोधी खजाना होगा। ये सुनकर अन्य तीनों ने ग्रे रंग के वस्त्र वाले बुजुर्ग व्यक्ति को गुस्से से घूरा। लेकिन इस समय वे अब बोल नहीं सकते थे, ऐसे लड़खड़ा रहे थे मानो गिरने वाले हों, खून खांस रहे हों और जमीन पर गिर पड़े। याओ साथी दाववादी, मुझे डर है कि आपका खजाना मेरे आत्मा विच्छेदन पाउडर को पूरी तरह से रोक नहीं पाएगा। आपको जल्दी से निकल जाना चाहिए। भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने धीमी आवाज में बोलना जारी रखा। बहुत अच्छी बात है, याओ ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। ये सुनकर उस सज्जन ने कहा। वह अच्छी तरह जानता था कि वह भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने सावधानी से भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग को देखा और धीरे धीरे गुफा से बाहर निकल गया। एक पल इंतजार करें। जैसे ही वह सज्जन जाने वाले थे, भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने अचानक उन्हें रोकने के लिए आवाज लगाई। उन्होंने कहा, याओ साथी ताओवादी, ये कुछ सांप के अंडे अपने साथ ले जाओ। बदले में चलो इस मामले को सुलझा हुआ मान लेते हैं। कैसा लग रहा है? कोई जरूरत नहीं है। यद्यपि प्रलोभन के बावजूद साथी ताओवादी याओ ने अधिक समय तक रुकने का साहस नहीं किया और शीघ्रता से चले गए। लेकिन तभी पूछी, भूरे वस्त्र पहने उस बुजुर्ग की आस्तीन से बैंगनी प्रकाश की एक लकीर निकल रही थी। यह एक थंडर तावीज था, जिसका उद्देश्य परिष्कृत सज्जन पर प्रहार करना था। उसी समय एक सुनहरे शंकु के आकार की जादुई कलाकृति तैनात की गई, जो परिष्कृत सज्जन को लक्ष्य करते हुए सुनहरे प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गई। ऐसी परिस्थितियों में वह किसी को कैसे भागने दे सकता है? यदि यह बात बाहर आ गई, तो हो सकता है कि एजियोर फीनिक्स इमोर्टल सिटी में वापस पहुंचने से पहले ही उस पर हमला कर दिया जाए। आखिरकार असंख्य पशु पर्वत श्रृंखला में न केवल राक्षस जानवर खतरनाक थे, बल्कि अन्य साधकों से भी सावधान रहना पड़ता था। यही कारण था कि कई साधकों ने असंख्य पशु पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के लिए दल बनाए। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि पहाड़ खतरनाक थे, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि उन्हें पर्वतमाला से बाहर निकलने के बाद थक जाने और फिर लुटेरे किसानों से मुठभेड़ होने का डर था। बूम बूम बूम। भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग के आक्रमण का सामना करते हुए उस परिष्कृत सज्जन ने तुरंत एक छोटी मिट्टी पीली ढाल तैनात कर दी।
हालांकि हमले की बमबारी के तहत उसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा कवच तेजी से मंद हो गया और उसने महसूस किया कि जहर उसके शरीर में प्रवेश कर रहा है। जैसा कि बुजुर्ग ने कहा था, उसके पास विष प्रतिरोधी खजाना था, लेकिन यह एक साधारण वस्तु थी और दुश्मन के जहर को लगातार रोक नहीं सकती थी। पुछ। भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग लगातार हमला करते रहे। वह सज्जन व्यक्ति जानता था कि वह उस बुजुर्ग का मुकाबला नहीं कर सकता और लगातार पीछे हटता रहा, गुफा से भागता रहा। लेकिन भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने बिना देरी किए उसका पीछा किया। जैसे ही दोनों गुफा से बाहर निकले, काले कपड़े पहने वह आदमी जिसे जहर दिया गया था और जो बेहोश हो गया था, ने अपनी आंखें खोली। ये बहुत भयानक जहर है, रंगहीन, स्वादहीन, जिसका कोई नामोनिशान नहीं है, वह बुदबुदाया। यदि मैंने गहन शारीरिक शोधन तकनीक का अभ्यास नहीं किया होता तो मैं यहाँ गिर गया होता, ली फेयू ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। उन्होंने अपने सबसे बड़े मित्र में कुछ गड़बड़ देखी और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत ही सांस रोकने के लिए अपने रोमछिद्रों को बंद कर लिया। लेकिन जहर वास्तव में भयानक था, रंगहीन, स्वादहीन था और इसका कोई निशान नहीं बचा था। यदि उसने अपनी शारीरिक शोधन तकनीक को तीसरे स्तर तक विकसित नहीं किया होता तो उसका शरीर लगभग ऊर्जा शोधन के अंतिम चरण के किसी व्यक्ति के समान कठोर हो जाता तथा उसमें विष के प्रति कुछ प्रतिरोध भी होता तो वह वहीं समाप्त हो जाता। उसने देर नहीं की, उसने अपने स्टोरेज बैग से एक विषण गोली निकाली, उसे निगल लिया और अपने शरीर से विष को बाहर निकालना शुरू कर दिया। फिर उसने अपने हाथ में एक ताबीज पकड़ लिया और मरने का नाटक करते हुए भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही देर में भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग जल्दी से गुफा में वापस आ गए। उसकी सांसें थोड़ी अव्यवस्थित थीं। उस सज्जन को शीघ्रता से समाप्त करने के लिए उसने कुछ भी नहीं छिपाया था। इस अभियान के बाद मैं ये रक्तपातपूर्ण जीवन जीना बंद कर सकता हूँ, भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने दूसरे दर्जे के राक्षस कोर को हाथ में पकड़े हुए चेहरे पर प्रसन्नता दर्शाते हुए कहा। वह पहले ही 60 वर्ष से अधिक उम्र के हो चुके थे और फाउंडेशन की स्थापना की संभावना बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी। अब राक्षस जानवरों का उसका शिकार उसके वंशजों के लिए था। हालांकि उस समय उन्हें अचानक एक तीखी गर्मी और तीक्ष्णता का एहसास हुआ। अच्छा नहीं है। भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने अवचेतन रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा कवच बनाने का प्रयास किया, लेकिन जल्दबाजी में बनाई गई ढाल अग्नि ताबीज और भयंकर तथा दबंग ब्लेड आभा द्वारा तुरंत चकनाचूर हो गई। अगले ही पल पुछ मांस में ब्लेड घुसने की आवाज सुनी जा सकती थी। जैसे ही भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग की दृष्टि का क्षेत्र कम हुआ, वह हवा से नीचे गिर पड़ा और उसने एक सिरविहीन शव देखा। यह उसकी अपनी लाश थी और शव के पीछे काले कपड़े पहने एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक लाल लंबा ब्लेड था। वह मरा कैसे नहीं? सदमे और अनिच्छा के साथ भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग की चेतना अंतहीन अंधकार में डूब गई। हफ। भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग को एक ही वार से मार डालने के बाद ली फेयू ने गहरी सांस छोड़ी। उनके लिए भी स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण थी। आखिरकार बुजुर्ग के पास 9वें स्तर की ऊर्जा शोधन साधना थी, जबकि वह केवल मध्य चरण में था। उनका एकमात्र भरोसा उनकी शारीरिक शोधन तकनीक पर था, जो कि उत्तरकालीन ऊर्जा शोधन के स्तर पर थी। उसने गुफा में मौजूद कई लोगों के स्टोरेज बैग जल्दी से एकत्र कर लिए। इसके बाद उन्होंने शवों को राख में बदलने के लिए ज्वाला बुलेट तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने सोचा, अकेले एजियोर फीनिक्स इमोर्टल सिटी लौटना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने विचार किया, यह मॉन्स्टर कोर मुझे ऊर्जा शोधन के अंतिम चरण की बाधा को पार करने में सहायता कर सकता है। ऊर्जा शोधन के अंतिम चरण की साधना और मेरी शारीरिक शोधन तकनीक दोनों के साथ मेरे पास एजियोर फीनिक्स अमर शहर में सुरक्षित रूप से वापस पहुंचने की बेहतर संभावना है। ली फेयू ने अनुमान लगाया। उसकी निगाहें उसके हाथ में ग्रे मॉन्स्टर कोर को देखते हुए तीव्र थीं। दानव जानवर क्रिस्टल कोर ज्यादातर हिंसक प्रकृति के थे। यदि साधक इसे सीधे अवशोषित कर ले तो न केवल बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद होगी, बल्कि शरीर को भी नुकसान पहुंच सकता है। ये कहीं भी उतना प्रभावी नहीं था जितना कि इसे अमृत औषधियों में परिष्कृत करना। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए ली फेयू इसकी परवाह नहीं कर सकता था। जहां तक ब्लैक क्लाउड पर्वत श्रृंखला के गुप्त क्षेत्र की घटना का सवाल है, अच्छी खासी कमाई के अलावा इसने अर्जुन कलियरा के दैनिक जीवन को ज्यादा प्रभावित नहीं किया था। अब वह अपना अधिकांश समय ताबीज बनाने में बिताता था तथा ज्यूक्सियाओ अमर शहर की यात्रा की तैयारी के लिए द्वितीय श्रेणी के ताबीज बनाता था। लगभग 1 वर्ष के बाद वह लगभग 100 द्वितीय श्रेणी के आत्मा तावीजों को बचाने में सफल रहा, जो एक तावीज शोधन संरचना बनाने के लिए पर्याप्त थे,
जो कि फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में साधकों को या यहाँ तक कि झूठे कोर वाले साधकों को भी नष्ट करने में सक्षम थे। लेकिन जब बात ताबीज निर्माण की आती है तो किसी के पास कभी भी बहुत अधिक ताबीज नहीं हो सकते। जितने अधिक ताबीज होंगे, ताबीज निर्माण की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। अर्जुन कलियारा को ज्यूक्सियाओ अमर शहर जाने की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए उसने अपने साथ ले जाने के लिए और अधिक ताबीज इकट्ठा करने की तैयारी कर ली। इसके अलावा ज्यूक्सियाओ अमर शहर की यह यात्रा एक लंबी यात्रा होगी और आने जाने में काफी समय लगेगा। उन्होंने अनुमान लगाया कि इसमें उन्हें आधा वर्ष या 1 वर्ष का समय लग सकता है, इसलिए उसे बाद के मामलों के लिए भी उचित व्यवस्था करने की जरूरत थी। उन्होंने अपने परिवार की आध्यात्मिक ताबीज की दुकान द्वारा आपूर्ति किए गए सभी ताबीज और लू परिवार को प्रदान किए गए ताबीज पहले से ही तैयार कर लिए थे। बस इसी तरह पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। बूम! उस दिन अर्जुन कलियारा ने अपने शरीर में क्यूई का प्रवाह महसूस किया। वह जानता था कि उसके बेटे लू क्वानज़ेन ने क्यूई शोधन के मध्य चरण में सफलता हासिल कर ली है। अब उनके प्रत्येक बच्चे क्यूई शोधन के मध्य चरण तक पहुंचने के लिए फिर बाहर जाकर अनुभव प्राप्त करने के लिए अपनी सफलता की प्रतीक्षा कर रहे थे। अर्जुन कलियारा किंगजू पर्वत पर लौट आए और लू क्वानज़ेन के लिए व्यवस्था की। ये बेटा स्वभाव से प्रतिस्पर्धी था और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए अर्जुन कलियारा ने उसके लिए बाजार में जीवन का अनुभव करने की व्यवस्था नहीं की। इसके बजाय उन्होंने उसे होंग यी के साथ घुलने मिलने के लिए धर्मनिरपेक्ष दुनिया में भेज दिया। अब होंग यी रुई के मार्क्विस का युवराज बन गया था। वह रुई प्रांत के सभी बड़े और छोटे मामलों के प्रभारी थे। उन्हें न केवल मार्शल दुनिया और जियागो से निपटना था, बल्कि धर्मनिरपेक्ष दुनिया में परजीवी साधकों की गड़बड़ियों से भी निपटना था। इसलिए अपने बेटे को धर्मनिरपेक्ष दुनिया में भेजने से न केवल उसे मार्शल दुनिया और जियागो धर्मनिरपेक्ष साधना का अनुभव करने और अपने क्षितिज को व्यापक बनाने की अनुमति मिली, बल्कि यह भी सुनिश्चित हुआ कि उसे बहुत अधिक खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाई लू, निश्चिंत रहो, मैं आपके सम्मानित भतीजे क्वानज़ेन की अच्छी देखभाल करूंगा, होंग यी ने अर्जुन कलियारा से कहा, क्योंकि वह अनुभव के लिए बेटे को अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो गया था। फिर वह अपने बगल में कढ़ाईदार वस्त्र पहने और असाधारण व्यवहार वाले एक 12 या 13 वर्षीय लड़के की ओर मुड़ा और कहा, जुवान जी, भविष्य में अपने भाई क्वानज़ेन के साथ अच्छे से रहना, एक दूसरे के साथ भाइयों जैसा व्यवहार करना और एक दूसरे का समर्थन करना। इस युवा लड़के का नाम होंग जुवानजी रखा गया, जो होंग यी का छठा पुत्र था, जिसकी आध्यात्मिक जड़ 7वीं कक्षा की थी और होंग यी उससे बहुत प्यार करता था। हाँ पिताजी, होंग जुवानजी ने अपने पिता की बात पर सिर हिलाया। वह जानता था कि उसके पिता की वर्तमान स्थिति का अंकल लू से बहुत कुछ लेना देना था। इसके अलावा वर्तमान लू क्वानज़ेन, जो उनसे केवल 3 साल बड़ा था, लेकिन पहले ही क्यूई शोधन के मध्य चरण तक पहुंच चुका था, भविष्य के लिए एक मूल्यवान सहयोग होगा। क्वानज़ेन, भविष्य में तुम्हें अपने अंकल होन की बात माननी होगी। अगर कुछ हुआ तो घर चिट्ठी लिख देना। सामान्य दिनों में अपनी माँ को पत्र लिखना याद रखें और जब आपके पास समय हो तो घर आकर उनसे मिलें और अपनी बहन से भी मिलने जाएं। बगल में क्वो झेन की आंखें लाल थीं और उसने अनिच्छा से भरे चेहरे के साथ अपने बेटे से कहा। यद्यपि उसका बेटा बड़ा हो गया था, फिर भी वह उसकी नजर में अभी भी बच्चा था और वह इस बात को लेकर बहुत चिंतित थी कि कहीं वह अपना रास्ता बनाने के लिए धर्मनिरपेक्ष दुनिया में न चला जाए। माँ, चिंता मत करो, मैं समझता हूँ, लू क्वानज़ेन ने अपनी माँ के चेहरे पर बेबसी के भाव को देखते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने अपनी माँ को आश्वस्त किया कि वे निश्चित रूप से सावधान रहेंगे, समय मिलने पर घर लिखेंगे, अपनी बहन को भी उनसे मिलने के लिए लाएंगे तथा अपनी माँ से निश्चिंत रहने को कहा। अर्जुन कलियारा ने यह दृश्य देखा, उसके मुंह का कोना थोड़ा सा हिल रहा था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि लू क्वानज़ेन का चरित्र किस प्रकार निर्मित हुआ होगा। यद्यपि उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया था, लेकिन अधिकांश समय क्वो झेन ही पढ़ाता था। फिर भी जब बात बच्चों की आती थी तो क्वो झेन, हालांकि बच्चों के प्रति नर्म नहीं थे, उन्हें डांटना या फटकारना उन्हें मुश्किल से ही सहन हो पाता था। कभी कभी तो बच्चों को व्याख्यान देते समय भी उन्हें दुख होता था, उन्हें लगता था कि अच्छी तरह से न पढ़ा पाना उनकी ही गलती है। इसलिए ये देखते हुए कि उनके बेटे लू क्वानज़ेन का चरित्र परिपक्व और निर्णायक था, अर्जुन कलियारा को भी नहीं पता था कि यह कैसे हुआ। केवल इतना कहा जा सकता है कि कुछ बच्चों का स्वभाव कुछ हद तक जन्मजात प्रकृति से प्रभावित हो सकता है। झेन, जब तक तुम चाहो हम अक्सर आकर क्वानज़ेन से मिल सकते हैं, अर्जुन कलियारा ने अपनी पत्नी से कहा। लू क्वानज़ेन के बसने के बाद अर्जुन कलियारा भी कुछ समय के लिए क्यू झेन को लू निवास में रहने के लिए ले गए।
उनके सबसे बड़े बेटे लू पिंगान ने जियांगू में अकेले घूमने जाने से पहले 1 वर्ष तक क्रिम्सन वेल गैंग के साथ समय बिताया था और वह अभी तक वापस नहीं लौटा था। उनका दूसरा बेटा लू वयू होंग ये द्वारा नियुक्त काउंटी मजिस्ट्रेट बनने के लिए नान्यू प्रांत के एक काउंटी में गया था। उनकी बेटी लू वयू भी हर दिन महिला नायक बनने और जियांगू में प्रवेश करने के बारे में चिल्लाती रहती थी, लेकिन उसकी मां लू जिया ने इसकी अनुमति नहीं दी। और अर्जुन कलियर को डर था कि उसकी बेटी को नुकसान होगा, इसलिए उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उसे इसके बारे में पता ही नहीं था और वह अपनी बेटी को बाहर जाने के लिए सहमत नहीं था। अब जब अर्जुन कलियर और क्व झेनझेन लू निवास में आए थे तो उनकी पत्नी लू लांशु, लू किंग, लू जीर और अन्य उपपत्नी ने भी अर्जुन कलियर से अपने बच्चों के विवाह मामलों के बारे में बात की। लू वयू और लू शिले की तरह ये सभी बच्चे 17 या 18 वर्ष के थे, जो विवाह की आयु थी, और अब विवाह संबंधी संबंधों पर विचार करने का समय आ गया था। इस मामले को लेकर अर्जुन कलियर भी काफी भावुक हो गए। उन्हें आज भी इन बच्चों का जन्म अच्छी तरह याद है। अनजाने में ही वे बड़े हो गए थे और शादी करने वाले थे। इस संबंध में उन्होंने लू लांशु, लू क्विंगर, लू जीर और अन्य को व्यवस्था संभालने दी, लेकिन विवाह पर उसके बच्चों की सहमति होनी चाहिए। आखिरकार उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनके बच्चों के विवाह में लाभ पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि बच्चों को खुश रहने दिया जाए और वे इसे पसंद करें तथा स्वयं चुनाव करें। अर्जुन कलियर और क्यू झेनझेन रूई प्रांत में लगभग 1 महीने तक रहे। इस दौरान उनके बेटे लू वयू का विवाह भी तय हो गया। दूसरा पक्ष ली फेयू की बेटी ली जुएर थी। इससे पहले लू लांशु चाहती थी कि उसका बेटा लू पिंगान ली जुएर से शादी करे। एक कारण ये था कि ली जुएर का रूप और व्यक्तित्व सभी अच्छे थे। इसके अलावा उन्होंने उससे बड़ा होते हुए भी देखा था। इसके अलावा अर्जुन कलियर और ली फेयू अच्छे दोस्त थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने दोनों को मिलाने के बारे में सोचा। हालांकि चूंकि लू पिंगन का ऐसा कोई इरादा नहीं था और वह चला गया था। इसके बाद लू किंग ने अपने बेटे लू वयू और ली जुएर के बीच संबंधों के बारे में पूछताछ करना शुरू किया। इस विवाह व्यवस्था के संबंध में लू वयू और ली जुएर दोनों को कोई आपत्ति नहीं थी और वे परस्पर संतुष्ट थे। ये देखकर कि दोनों सहमत हैं, अर्जुन कलियर ने इस मामले पर निर्णय लिया। इस दुनिया में अधिकांश विवाह ऐसे ही होते हैं। दंपतियों के बीच आपसी स्नेह के मामले बहुत अधिक नहीं थे। पारस्परिक रूप से संतुष्ट होना पहले से ही काफी अच्छा माना जाता था। तुरंत ही दोनों परिवारों ने विवाह की व्यवस्था कर दी, एक शुभ तिथि का चयन किया तथा 6 महीने बाद विवाह कराने की योजना बनाई। सगाई के दौरान अर्जुन कलियर की मुलाकात ली फेयू के पिता ली झेंगयांग से भी हुई। 16 वर्ष बीत चुके थे और क्रिम्सन वेल गैंग का एक समय का बहादुर और प्रभावशाली नेता सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी बन चुका था। उसके चेहरे पर बीमारी के निशान थे। मैं अंकल ली को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लू चांगशेंग ने उनके पास जाकर उनका अभिवादन किया। मैं अमर मास्टर लू को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। ली झेंगयांग ने अपने सामने खड़े आदमी को देखा, जो अभी भी सुंदर था और 20 वर्ष का लग रहा था, जो 1 दशक पहले की तुलना में कहीं अधिक अलौकिक और अमर लग रहा था, और उसने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। जब अर्जुन कलियर पहली बार क्रिम्सन वेल गैंग में पहुंचे तो उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि अर्जुन कलियर महान कार्यों के लिए किस्मत में लिखा है। अब 1 दशक से भी अधिक समय बाद उनकी आशंका की पुष्टि हो गई थी। ये रूई के मार्क्वेस, रूई के युवराज तथा सगाई भोज में उपस्थित लूज कल्टिवेटर्स द्वारा अमर मास्टर लू के प्रति दिखाए गए सम्मान से स्पष्ट था। फेयू और मैं अच्छे दोस्त हैं और अब जबकि मेरे बेटे वयू और जुएर की सगाई हो चुकी है, वे रिश्तेदार बन गए हैं। ये करीबी रिश्तेदारी का मामला है, इसलिए अंकल ली को मेरे साथ इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। बस मुझे चांगशेन कहो, अर्जुन कलियर ने मुस्कुराते हुए ली झेंगयांग से कहा। ली झेंगयांग ने देखा कि अर्जुन कलियर में अमर गुरु जैसा कोई गुण नहीं था और यह बात उसके हृदय को छू गई। उसने मन ही मन सोचा कि उसके बेटे को एक अच्छा दोस्त मिल गया है। इसके बाद ली झेंगयांग ने अर्जुन कलियर को अपना बुद्धिमान भतीजा कहा और अपने सबसे बड़े बेटे ली फेहोंग का परिचय कराया, जो कि क्रिम्सन वेल गैंग का वर्तमान नेता था। उनकी अनौपचारिक बातचीत के दौरान शादी की बात पक्की हो गई और ली झेंगयांग ने ली फेयू की स्थिति के बारे में भी पूछताछ की। जब ली फेयू वहां से चला गया था तो उसने केवल संक्षेप में ये बताया था कि वह साधना जगत की ओर जा रहा है और इससे अधिक कुछ नहीं कहा था। इस विषय का सामना करने पर अर्जुन कलियर ने केवल यह उल्लेख किया कि ली फेयू ठीक है और एक अमर शहर में साधना कर रहा है।
इसके बाद उन्होंने ली झेंग्यांग को हीलिंग पिल्स की एक बोतल भेंट की। वह बता सकते थे कि ली झेंग्यांग ने युवावस्था में या तो मार्शल प्रशिक्षण में अत्यधिक परिश्रम किया होगा या फिर उसे कोई आंतरिक चोट लगी होगी, जिसके कारण अब उसका स्वास्थ्य खराब है। इस सगाई भोज से लू निवास में बहुत खुशी आई। आखिरकार ये लू परिवार की पहली सगाई और शादी की तैयारियां थी। मुझे आश्चर्य है कि पिंगान कैसा है। 1 साल से अधिक समय हो गया है और उसने घर पर एक पत्र भी नहीं लिखा है। ये देखकर कि लू वयू की सगाई हो चुकी है और आधे साल में उसकी शादी हो जाएगी, लू लांशू ने अपने बेटे लू पिंगन का जिक्र करना शुरू कर दिया। पिंगान ने कहा है कि वह अधिकतम 3 साल के लिए बाहर रहेगा, इसलिए मेरा अनुमान है कि वह 1 या 2 साल में वापस आ जाएगा, अर्जुन कलियरा ने सांत्वना देते हुए कहा। वह जानता था कि उसकी पत्नी अभी भी लू पिंगन के चले जाने से सहमत नहीं थी। अब उसके जिक्र से उसे अपने सबसे बड़े बेटे की भी याद आ गई। वह सोच रहा था कि लू पिंगन अब कहाँ जा रहा है और उसकी यात्रा कैसी चल रही है। जियांग देश जियांगजू गुआंगलिंग काउंटी में वह सफेद बाघ दानव इसी पहाड़ पर होना चाहिए, है ना? जब लू पिंगान एक गांव से गुजर रहा था तो उसने सुना कि पहाड़ पर एक सफेद बाघ रहता है जो अक्सर मनुष्यों पर हमला करता है। इससे गांव वाले इतने डर गए कि अब वे शिकार करने के लिए पहाड़ों में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसलिए उन्होंने इस खतरे पर गौर करने और लोगों को इससे मुक्ति दिलाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह पहाड़ के बीच में पहुंचा, उसने एक भयंकर जानवर की गगनभेदी दहाड़ सुनी। वह पहाड़ों में सुनाई देने वाली आवाज की ओर दौड़ा। थोड़ी ही देर में उसने एक क्रूर सफेद बाघ को देखा जो लगभग 3 मीटर लंबा था और काले कपड़े पहने एक लड़की का पीछा कर रहा था। लेकिन यह एक तरफा प्रयास नहीं था। काले कपड़े वाली लड़की एक किसान थी। भागते समय उसने एक काले रंग की उड़ती तलवार को नियंत्रित किया और सफेद बाघ पर हमला कर दिया। इससे सफेद बाघ खून से लथपथ हो गया और क्रोध से पागल हो गया तथा जिसे भी काट सकता था उसे काटने के लिए झपट पड़ा। ये सफेद बाघ वही सफेद बाघ दानव होगा जिसके बारे में गांव वाले बात कर रहे थे। ऐसा लगता है कि यह सचमुच एक राक्षस जानवर बन गया है, लू पिंगन ने ऐसे क्रूर प्राणी को देखकर कहा। उन्होंने महसूस किया कि यह सफेद बाघ एक जंगली जानवर से आगे बढ़कर एक राक्षस बन गया है। हालांकि जिस जियोयू हाउंड को वह आमतौर पर खाना खिलाता था वह इस सफेद बाघ से कहीं अधिक क्रूर था। इसलिए इस भयानक सफेद बाघ को देखकर वह जरा भी भयभीत नहीं हुआ। ध्यान से उसी समय उसने देखा कि सफेद बाघ के ठंडे पंजे लड़की की उड़ती तलवार को जकड़ रहे हैं। फिर उसकी पूंछ अचानक लंबी हो गई, एक लंबी छड़ी की तरह फैल गई और लड़की की ओर क्षैतिज रूप से झूलने लगी। इस अचानक हमले से आश्चर्यचकित होकर लड़की को जोरदार झटका लगा और वह दबी हुई कराह के साथ पीछे की ओर उड़ गई। मौका देखकर सफेद बाघ ने अपने खुले जबड़े खोले और काले कपड़े वाली लड़की की ओर झपटा। कोई फायदा नहीं। लू पिंगान ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी छाती से एक अग्नि विस्फोट तावीज निकाला, अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और तावीज को एक धधकते प्रक्षेप्य में बदल दिया और उसे सफेद बाघ की ओर दाग दिया। टकराना। आग के विस्फोट ने सफेद बाघ को सटीकता से मारा। वह एक धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा, एक शोकपूर्ण चीख निकाली, उसका शरीर विस्फोट से झुलस गया, उसका मांस फट गया और त्वचा झुलस गई। गर्जन। उसका शरीर काला पड़ गया था और खून बह रहा था, उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थीं। सफेद बाघ ने अपनी निगाहें लू पिंगान पर घुमाई और गुस्से से दहाड़ते हुए उस पर हमला कर दिया। गुप्त तकनीक आदिकालीन अराजकता चरम। झपटते हुए सफेद बाघ का सामना करते हुए लू पिंगन ने तुरंत एक स्वर्ण प्रकाश प्रतीक चिन्ह निकाला जिससे उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी प्रकट हो गई। फिर जब वह दहाड़ा तो उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां शक्तिशाली ऊर्जा से सक्रिय हो गईं और उसने एक भयंकर मुक्का मारा। बूम। सफेद बाघ के हमले से लू पिंगान के पैर धंस गए और उसके शरीर के चारों ओर की सुनहरी रोशनी मंद पड़ गई। लेकिन लू पिंगान के भयानक शक्तिशाली मुक्के ने सफेद बाघ को भी चीखने पर मजबूर कर दिया। उसके शरीर के भीतर हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजने लगी। मरना। उस क्षण लड़की ने अवसर का लाभ उठाया, अपने हाथों से मुहरें बनाई जिससे उसकी उड़ती हुई तलवार तेज ऊर्जा के साथ फट पड़ी और सफेद बाघ की गर्दन की ओर वार करने लगी। उसका लक्ष्य एक ही तलवार के वार से सफेद बाघ का सिर काट देना था। पफ। हालांकि उड़ती तलवार सफेद बाघ का सिर काटने में असफल रही तथा तलवार का ब्लेड सफेद बाघ की हड्डियों में फंस गया जिससे वह दर्द से चीखने लगा और मौत के मुंह में जाने के लिए संघर्ष करने लगा। गुप्त तकनीक आदिकालीन अराजकता चरम।
ये देखकर लू पिंगान की सच्ची क्यूई उसके भीतर उमड़ पड़ी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी मुठ्ठियां समुद्र से निकलते जुड़वा ड्रैगन की तरह थीं और उसने व्हाइट टाइगर पर अथक बल से प्रहार किया। एक मुक्का, दो घूंसे, तीन मूके, बूम बूम बूम। एक क्षण बाद सफेद बाघ चिल्लाया। उसकी आंखें धुंधली हो गईं। नमस्ते, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे पिता का उपनाम किन है, मेरी माँ का उपनाम ये है, इसलिए मेरा नाम किन ये है। काले कपड़े वाली लड़की आगे बढ़ी, लू पिंगन की ओर देखा और भावशून्य चेहरे से बोली। यह आत्मा परिचय सुनकर लू पिंगन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नमस्ते, मेरे पिताजी का उपनाम लू है, मेरी माँ का उपनाम भी लू है, इसलिए मेरा नाम लू पिंगन है। पफट। लड़की, जो पहले भावशून्य थी, अचानक इन शब्दों पर मुस्कुरा दी। लेकिन हंसी के कारण उसके शरीर में खून दौड़ गया और खांसी 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 की आवाज के साथ ताजा खून बाहर आने लगा। व्हाइट टाइगर का प्रहार उस पर भी भारी पड़ा था। मिस, क्या आप ठीक हैं? मेरे पास उपचार के लिए कुछ दवा है। ये देखकर लू पिंगन ने अपने बैग से एक चीनी मिट्टी की बोतल निकाली, उसमें एक अमृत औषधि डाली और उसे लड़की को दे दी। आपने अभी अभी मुझे बचाने के लिए 2 ताबीजों का इस्तेमाल किया। मैं पहले से ही आपका एहसानमंद हूँ, इसलिए मैं ये स्पिरिट गोली नहीं ले सकता और मेरे पास आपको चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। काले कपड़े पहने लड़की ने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण अमृत औषधि नहीं बल्कि एक आत्मा की गोली है। उसने मन ही मन सोचा, ये कैसा भोला लड़का है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति का कोई लक्षण नहीं है, एक मार्शल कलाकार है, फिर भी उसके पास ताबीज और अमृत औषधियां हैं। इसके अलावा वह एक पूर्ण अजनबी था और फिर भी वह सहजता से उनकी मदद करने के लिए उन्हें बाहर ले गया। अन्याय का सामना करते समय मदद करनी चाहिए महोदय, आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको गोली के लिए भी पैसे नहीं चुकाने होंगे। लू पिंगान ने मुस्कुराते हुए हाथ से उसे दूर कर दिया। ये सुनकर काले कपड़े वाली लड़की ने अपने सामने लू पिंगन की ओर देखा। उसके चेहरे पर संघर्ष और परेशानी के भाव दिखाई दे रहे थे। फिर उसने दृढ़ता से कहा, मैं किन यी किसी का एहसानमंद नहीं हूँ। मैं ये स्पिरिट की गोली ले लूंगी। तुम सफेद बाघ ले लो और इसी से हम बराबरी पर हैं। मैंने कहा कि पैसे चुकाने की कोई जरूरत नहीं है और इसके अलावा सफेद बाघ के शव से मुझे क्या चाहिए। लू पिंगान ने अपना सिर हिलाया। ये सफेद बाघ दानव 20 से अधिक आत्मा पत्थरों के लिए बेच सकता है और आप कह रहे हैं कि आप इसे नहीं चाहते हैं। क्या आप यहाँ विशेष रूप से इस सफेद बाघ राक्षस का शिकार करने के लिए नहीं आए हैं? ये सुनकर लड़की ने कुछ आश्चर्यचकित भाव से पूछा। नहीं, मैं पहाड़ पर इसलिए आया था क्योंकि मैंने गांव वालों से सुना था कि वहां एक सफेद बाघ महान दानव है जो लोगों को खा रहा है। मैं खुद देखना चाहता था और सफेद बाघ से छुटकारा पाने के बारे में सोचा ताकि गांव वाले निश्चिंत होकर शिकार कर सकें, लू पिंगन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर काले कपड़े वाली लड़की ने अपने सामने लू पिंगन को ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रही हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि दुनिया में ऐसे लोग भी होंगे। वह उसके लिए अजनबी है लेकिन मदद के लिए महंगे ताबीज इस्तेमाल करने को तैयार है और यहाँ तक कि मुफ्त में अमृत औषधियां भी देने को तैयार है। और वह पहाड़ पर इसलिए गया क्योंकि उसने सुना था कि एक सफेद बाघ लोगों को खा रहा है। भले ही मैं किन्ही लोगों पर एहसान नहीं करती और आपको इस सफेद बाघ राक्षस को ले जाना चाहिए ताकि हम बराबरी पर रहें, उसने कहना जारी रखा। उसका चेहरा तनावग्रस्त और भावहीन था। वह पहले ही लू पिंगान को एक जमींदार परिवार का मूर्ख समझ चुकी थी और वह एक मूर्ख का फायदा नहीं उठाना चाहती थी। मिस, आपने कहा था कि यह सफेद बाघ दानव 20 आत्मा पत्थरों से अधिक मूल्यवान है। मेरी अमृत औषधियां और ताबीज इतने मूल्यवान नहीं हैं। यदि आप अपने दिल में इसके बारे में असहज महसूस करते हैं तो बस राक्षस को बेच दें और मुझे आत्मा पत्थरों के बराबर दे दें। लड़की को दृढ़ निश्चय देखकर लू पिंगन ने यह सुझाव दिया। क्रिम्सन वेल गैंग में जीवन का अनुभव करने और हॉन्ग यी के साथ बातचीत करने के बाद उसे खेती की दुनिया में कीमतों के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी मिल गई थी। वह जानता था कि उसके 2 ताबीज और एक अमृत औषधि का मूल्य लगभग 7 आत्मा पत्थरों के बराबर है। ये सुनकर लड़की को प्रलोभन महसूस हुआ। उसने इस सफेद बाघ राक्षस का शिकार करने में बहुत समय और प्रयास खर्च किया था। इसके अलावा वह अपने द्वारा प्राप्त सभी आत्मिक पत्थरों को किसी और को सौंपना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यदि वे अब आय को विभाजित कर लें तो कम से कम उसे कुछ लाभ तो होगा और उसे यह महसूस करने की आवश्यकता नहीं होगी कि उस पर कोई एहसान है। ठीक है, यहाँ से लगभग 500 मील दूर कैंग्या पर्वत पर ढीले साधकों के लिए एक सभा स्थल है, उसने कहा।
मेरे साथ आओ, मैं वहां सफेद बाघ दानव को बेच दूंगा। हम आत्मा के पत्थरों को तोड़ सकते हैं। यदि यह आपके लिए असुविधाजनक है तो बस मुझे एक पता बता दीजिए और मैं बाद में आपको स्पिरिट स्टोन पहुंचा दूंगी, उसने स्पष्ट रूप से कहा। खुले किसानों के लिए एक सभा स्थल। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुनकर लू पिंगन की आंखें चमक उठी। उनमें हमेशा से ही खेती के प्रति गहरा आकर्षण रहा था तथा उसमें उनकी गहरी रुचि थी। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि उसके पास कोई आध्यात्मिक जड़ नहीं है और इसलिए साधना का कोई अवसर नहीं है, इसलिए उसने कभी भी घर पर इसका उल्लेख नहीं किया। अब लड़की द्वारा खुले खेती करने वाले किसानों के लिए बाजार का जिक्र सुनकर उसकी जिज्ञासा तुरंत जागृत हो गई और वह स्वयं देखना चाहता था। इसके तुरंत बाद जब लड़की ने आराम किया और उसके घाव ठीक हो गए तो दोनों एक साथ चल पड़े। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही आधा साल बीत गया। 2 महीने पहले ब्लैक क्लाउड माउंटेन के खंडहरों के बारे में फैली अफवाहें भी शांत हो गई थीं। ये तो एक छोटा सा गुप्त क्षेत्र था और आधे साल के भीतर ही इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया तथा एक उजाड़ बंजर भूमि के रूप में छोड़ दिया गया। इस गुप्त क्षेत्र में लू परिवार का उद्यम सफल नहीं रहा था और उन्हें एक ऊर्जा शोधन अंतिम चरण और एक ऊर्जा शोधन मध्य चरण साधक सहित कई नुकसानों का सामना करना पड़ा था, जो कि एक मामूली झटका नहीं था। हालांकि अर्जुन कलियरा ने लू युवानडिंग से सुना था कि बाई परिवार को इस अभियान से काफी लाभ हुआ था। ये भी संभव था कि वे एक नए फाउंडेशन प्रतिष्ठान के जन्म के साक्षी बने। लू परिवार यह सुनकर प्रसन्न हुआ। आखिरकार बाई परिवार और लू परिवार के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध थे। अब चूंकि बाई परिवार के पूर्वज का जीवन काल कम होता जा रहा था और केवल 10 वर्ष से कुछ अधिक ही शेष रह गया था। यदि कोई नया फाउंडेशन प्रतिष्ठान नहीं उभरता तो उन्हें उसी संकट का सामना करना पड़ेगा जो एक बार लू परिवार को करना पड़ा था। और रेड लीफ वैली मार्केट में 4 प्रमुख प्रतिष्ठानों के सहयोग को भी इस वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मेजबान को 150 संतानों की संख्या तक पहुंचने के लिए बधाई, आपको उन्नत स्तर का ड्रॉ प्रदान किया गया है। इस दिन अर्जुन कलियरा के 150वें बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का कोई आध्यात्मिक मूल नहीं था, लेकिन जैसे ही इस बच्चे का जन्म हुआ सिस्टम में एक संकेत आया, उन्नत ड्रॉ। जब अर्जुन कलियरा ने ये सिस्टम प्रॉम्प्ट सुना तो उसका दिल आश्चर्य से भर गया। उन्होंने पहले सोचा था कि संतान की संख्या के आधार पर ड्रॉ के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए उन्हें 200 बच्चों की आवश्यकता होगी। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि 150 पर्याप्त होंगे। और यह कोई कम उन्नत ड्रॉ नहीं था। इससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। आखिरकार पिछले उन्नत ड्रॉ से उसने स्वर्ग तक पहुंचने वाला आध्यात्मिक खजाना प्राप्त किया था। यद्यपि इस स्वर्ग पहुंच वाले आध्यात्मिक खजाने में कुछ कमी थी क्योंकि इसमें कोई कृत्रिम आत्मा नहीं थी, फिर भी यह एक स्वर्ग पहुंच वाला आध्यात्मिक खजाना था। इससे 100 खजाने शरीर शोधन तकनीक में उनकी प्रगति में काफी तेजी आई थी और उन्होंने अनुमान लगाया कि 1 साल के समय में वह 5वीं परत तक पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। उस समय वह इस स्वर्ग पहुंच वाले आध्यात्मिक खजाने को परिष्कृत करने और इसे अपने जीवन बद्ध खजाने वाली हड्डी में बदलने में सक्षम होगा। सिस्टम ड्रॉ। बिना कुछ सोचे समझे अर्जुन कलियरा ने मन ही मन मंत्रोच्चार किया। वह देखना चाहता था कि इस उन्नत ड्रॉ से वह क्या हासिल कर सकता है। आखिरकार अब साधारण ड्रॉ उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। तुरंत ही केवल 4 विकल्पों वाला एक उन्नत ड्रॉ व्हील सामने आया। जैसे ही अर्जुन कलियरा की मानसिक भावना थोड़ी जागृत हुई, तुरंत ड्रॉ शुरू हो गया। कुछ ही देर में सुनहरी रोशनी धीरे धीरे कम हो गई और अंततः आध्यात्मिक पालतू खजाना खंड पर रुक गई। एक और आध्यात्मिक पालतू खजाना। जैसे ही सुनहरी रोशनी रुकी, अर्जुन कलियरा का दिल धड़क उठा। डिंग। आध्यात्मिक पालतू जानवर माउंट सुमेरु वृक्ष राजा प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम सिस्टम स्पेस में भेज दिया गया है। होस्ट किसी भी समय इसका निरीक्षण कर सकता है। सोने और जैद से चमकता हुआ, भोर के प्रकाश में झिलमिलाता हुआ एक दिव्य वृक्ष पैटर्न ड्रॉ व्हील से उभरा, जिसके साथ एक सिस्टम प्रॉम्प्ट भी था। आध्यात्मिक पालतू सुमेरु पर्वत वृक्ष राजा। अर्जुन कलियरा ने जब अपने ड्रॉ से इनाम देखा तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसने अवश्य ही आकाशीय और सांसारिक आत्मिक पौधों से संबंधित एक आध्यात्मिक पालतू जानवर का चित्र बनाया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस सुमेरु पर्वत के वृक्ष राजा को 9 नेदरहाउंड और 6 पंखों वाले स्वर्ण रेशमकीट की तरह मेरे पोषण की आवश्यकता है, उन्होंने सोचा। यदि इसके लिए मेरे पोषण की आवश्यकता है तो एक सच्ची आत्मा रक्तरेखा के साथ भी यह इस समय मेरे लिए बिल्कुल बेकार होगा।
अर्जुन कलियारा ने अपने ड्रॉ इनाम को देखते हुए सोचा। अपने पहले ड्रॉ से प्राप्त 9 नेदरहाउंड अभी भी एक प्रथम श्रेणी का मध्य स्तर का राक्षस जानवर था। यह अनुमान लगाया गया था कि प्रथम श्रेणी के अंतिम चरण तक पहुंचने में 1 या 2 वर्ष और लगेंगे। यद्यपि 9 नेदरहाउंड की युद्ध क्षमता उसी श्रेणी के अन्य राक्षस जानवरों से कहीं अधिक थी। ये केवल धर्मनिरपेक्ष लू निवास के संरक्षक आध्यात्मिक जानवर के रूप में काम कर सकता था। दूसरी बार उन्होंने जिस 6 पंखों वाले सुनहरे रेशम कीट को खींचा, उसमें 9 नेदरहाउंड की तुलना में थोड़ी अधिक लड़ाकू शक्ति थी, लेकिन यह नहीं बताया जा सकता था कि उसके पंखों की दूसरी जोड़ी विकसित होने में कितना समय लगेगा। 8 या 9 वर्षों तक इसे पालने के बाद भी इसकी युद्ध शक्ति अभी भी प्रथम श्रेणी के शिखर पर थी। इसलिए अर्जुन कलियारा ने आध्यात्मिक पालतू जानवरों के बारे में बहुत अधिक विचार नहीं रखे। जब उसने सिस्टम स्पेस में माउंट सुमेरु वृक्ष राजा की ओर देखा तो उसकी मानसिक आत्मा थोड़ी सी हिल गई। आध्यात्मिक पालतू सुमेरु पर्वत वृक्ष राजा। ग्रेड निम्न सच्ची आत्मा। वर्णन प्राचीन काल में कमलदीप बुद्ध ने विश्व वृक्ष की एक आधी शाखा प्राप्त की और उसे सुमेरु पर्वत पर रोपकर उसे जीवित किया। वर्तमान में इसमें तृतीय श्रेणी की शक्ति है। यह अपने शरीर में एक विश्व को आश्रय देता है, अपना स्वयं का गुफा स्वर्ग बनाता है और निरंतर फलता फूलता रहता है। हिस अर्जुन कलियारा सुमेरु पर्वत के वृक्ष राजा का वर्णन पढ़कर आश्चर्यचकित रह गया। तीसरे दर्जे की ताकत का मतलब था कि इस माउंट सुमेरु वृक्ष राजा को 9 नेदरहाउंड या 6 पंखों वाले सुनहरे रेशम कीट की तरह धीमी देखभाल की आवश्यकता नहीं थी। इसमें तुरंत ही कोर फॉर्मेशन स्टेज की ताकत आ गई। इतना ही नहीं, इस सुमेरु पर्वत वृक्ष राजा ने अपने शरीर के भीतर एक दुनिया को भी आश्रय दिया, जिसने अपना स्वयं का गुफा स्वर्ग बनाया, जो लगातार फल फूल रहा था। इस क्षमता ने अर्जुन कलियारा को सचमुच उत्साहित कर दिया। साधना जगत में एक प्रकार का खजाना है जिसे गुफा स्वर्ग खजाना के नाम से जाना जाता है। ऐसा खजाना अपना स्वयं का स्थान बनाता है और इसे एक छोटे से गुप्त क्षेत्र जैसे गुफा स्वर्ग में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसमें साधक और आध्यात्मिक जानवर रहते हैं। यह आध्यात्मिक नेत्र झरने जैसे खजानों को भी पोषित कर सकता है, जिससे आत्मा की शिराएं बनती हैं, जिससे भीतर साधना संभव होती है। साथ ही आध्यात्मिक औषधि और आत्मा क्षेत्रों का रोपण भी संभव होता है, जो एक गतिशील आवास के रूप में कार्य करता है। और अब इस सुमेरु पर्वत वृक्ष राजा के पास ऐसा प्रभाव था, जिसने अपने शरीर के भीतर एक दुनिया को आश्रय दिया, स्वाभाविक रूप से एक गुफा स्वर्ग का निर्माण किया। बैकवोट सुमेरु पर्वत के वृक्ष राजा के शरीर के अंदर स्थित गुफा स्वर्ग पूरी तरह से हमारे भविष्य के परिवार के लिए मुख्य भूमि के रूप में काम कर सकता है। यह अभी अनिश्चित है कि क्या ये माउंट सुमेरु वृक्ष राजा वर्तमान में रूपांतरित हो सकता है। यदि यह रूपांतरित नहीं हो सकता, तो हमें इस सुमेरु वृक्ष राजा को रोकने के लिए आत्मा शिराओं से समृद्ध भूमि का एक टुकड़ा खोजना होगा। इसके अलावा इस माउंट सुमेरु ट्री किंग की ताकत के लिए उच्च श्रेणी की आत्मा शिराओं की आवश्यकता होती है, कम से कम द्वितीय श्रेणी की या यहां तक कि तृतीय श्रेणी की आत्मा शिरा की भी। अर्जुन कलियारा ने सिस्टम स्पेस में माउंट सुमेरु ट्री किंग को देखा, लेकिन उसे निकाला नहीं। केवल विवरण को देखकर ही उसे लगा कि यह वृक्ष उस चमकदार खजाने वाले वृक्ष से कई गुना बड़ा है जो उसे पहले मिला था। एक बार निकाले जाने पर यह स्पष्ट हो जाएगा। यदि यह रूपांतरित और गतिशील नहीं हो सकता, तो ऐसा स्वर्गीय आत्मा पौधा एक बार नजर पड़ने पर संभवतः संपूर्ण किंग्युन संप्रदाय और जियांग देश की साधना दुनिया को हिला देगा। इसके अलावा राक्षस जानवर का ग्रेड जितना अधिक होता है, उसे बदलना उतना ही कठिन होता है, इसलिए उन्हें लगा कि यह सुमेरु पर्वत वृक्ष राजा शायद रूपांतरित नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि आत्मिक भूमि को सुरक्षित करने और परिवार की स्थापना में तेजी लानी होगी। केवल अपना स्वयं का परिवार स्थापित करके और अपनी स्वयं की पारिवारिक आत्मा भूमि का स्वामित्व करके ही हम इस सुमेरु पर्वत वृक्ष राजा को आसानी से मुक्त कर सकते हैं। और तब तक परिवार में कोर फॉर्मेशन चरण में एक महान दानव होने से हमें मन की शांति के साथ विकसित होने की अनुमति मिल जाएगी। अर्जुन कलियारा ने गहरी सांस ली और लंबी सांस छोड़ी। वह जानता था कि इस सुमेरु वृक्ष राजा को उसके घर पर लगाया जाना चाहिए और फिर एक संरचना के साथ अच्छी तरह से छिपाया जाना चाहिए। अन्यथा ऐसा पौधा आसानी से मुसीबत को आकर्षित कर सकता है। शी यू ने पहले एक पत्र भेजा था जिसमें पूछा गया था कि क्या मैं 100 कला सम्मेलन में भाग लेना चाहता हूं, और मैंने इसे टालने का फैसला किया। ऐसा लगता है कि अगले 100 कला सम्मेलन में मुझे इस तरह से किंग्युन संप्रदाय में प्रवेश करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि क्या मैं संप्रदाय के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली आत्मा भूमि प्राप्त कर सकता हूं। अर्जुन कलियारा ने खुद से बड़बड़ाया। पारिवारिक आत्मा भूमि प्राप्त करने के लिए उन्होंने अभी भी किंग्युन संप्रदाय के माध्यम से जाना पसंद किया।
देखें कि क्या वह संप्रदाय के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली आत्मिक भूमि प्राप्त कर सकता है। यदि वह भी काम न आए तो वह रेड लीफ वैली मार्केट पर विचार करेंगे। आखिरकार अब जब इतने प्रयास हो चुके हैं और रेड लीफ वैली मार्केट में कई पारिवारिक शक्तियां स्थापित हो चुकी हैं, तो लू परिवार के माध्यम से इसे बिना कोई महत्वपूर्ण कीमत चुकाए सुरक्षित करना आसान नहीं होगा। मैंने पहले से ही 200 से अधिक द्वितीय श्रेणी के तावीज संग्रहित कर लिए हैं और लू परिवार और शांति तावीज हॉल के लिए आत्मा तावीज भी तैयार हैं। वयू की शादी के बाद मैं लगभग ज्यूक्सियाओ अमर शहर के लिए निकल सकता हूँ। ज्यूक्सियाओ अमर शहर में 99 रहस्यमय सच्ची रणनीति, तीसरे दर्जे के तावीज सामग्री और दूसरे दर्जे की कीमिया सामग्री के लिए सामग्री की खरीद पूरी करने के बाद मेरी समग्र शक्ति भी दूसरे स्तर तक बढ़ जाएगी। जब मैं वापस आऊंगी तो सिस्टम मियाओगे भी फाउंडेशन स्थापना के लिए लगभग तैयार हो जाएंगी। मैं इस अवसर पर यह भी कह सकता हूं कि यह यात्रा फाउंडेशन स्थापना के लिए अमर शहर जाने के लिए है, जिससे मेरी फाउंडेशन स्थापना शक्ति का पता चलता है। इसके बाद शी यू के माध्यम से सोकला सम्मेलन में भाग लेने, किंगयुन संप्रदाय में प्रवेश करने और आत्मिक भूमि सुरक्षित करने का अवसर प्राप्त करें। तब तक घर के बच्चे अपने वृद्ध पिता के लिए पारिवारिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए लगभग तैयार हो जाएंगे। परिवार की स्थापना के संबंध में अब हमारे पास केवल एक व्यू रचना की कमी है। यदि तब तक हमने व्यू रचना नहीं की तो मैं किंगयुन संप्रदाय से एक व्यू रचना गुरु को नियुक्त करूंगा और फिर स्वयं कुछ सरल संरचनाओं का अध्ययन करूंगा। अर्जुन क्लियरर अपने मन में भविष्य की योजनाओं की गणना कर रहा था। ताबीज बनाने के आधे साल के दौरान उन्होंने अपने शरीर पर 200 से अधिक द्वितीय श्रेणी के आत्मा ताबीज संग्रहित कर लिए थे। भौतिक कारणों से इनमें से अधिकांश तावीज निम्न और मध्यम श्रेणी के थे, केवल एक छोटा सा हिस्सा ही सुपीरियर ग्रेड तावीज था, लेकिन ये पहले से ही पर्याप्त था। यदि इन सभी ताबीजों का उपयोग किया जाए तो अर्जुन क्लियरर को लगा कि एक मिथ्या कोर अमर भी निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए किसी बड़ी खरीद के लिए ज्यूक्सियाओ अमर शहर की यह यात्रा मूलतः खतरे से मुक्त होगी। वयू की शादी के दिन तक अभी भी आधा महीना बाकी है, मुझे लगभग वहां जाना चाहिए। अर्जुन क्लियरर ने सोचना बंद कर दिया और अपने अध्ययन कक्ष से उठ खड़ा हुआ। आंगन में लू मियाओयुन और उसके बच्चे एक बड़े पक्षी को खाना खिला रहे थे जो हरे जेड की तरह शुद्ध था। ये पक्षी ग्रीन जेड लुवान पक्षी था जो कुछ समय पहले ही अंडे से निकला था। चूंकि यह अभी अभी पैदा हुआ था, इसलिए यह अल्पावधि में सवारी के रूप में काम नहीं कर सकता था। इसलिए अर्जुन क्लियरर ने स्पष्ट रूप से इसे लू मियाओयुन को उपहार में दे दिया, जिससे वह प्रसन्न हुई तथा क्यू झेनझेन, लू मियाहुआन और अन्य लोग ईर्ष्या करने लगे। युन एर, चूंकि वयू की शादी का दिन नजदीक आ रहा है, झेनझेन और हुआन एर को बुलाओ और चलो सब साथ चले। अर्जुन क्लियरर ने लू मियाओयुन से कहा। आखिरकार यह उनके बेटे की पहली शादी थी। एक पिता होने के नाते स्वाभाविक रूप से उन्हें शादी में शामिल होना पड़ा। और चूंकि लू मियाओयुन, क्यू झेनझेन और लू मियाहुआन प्रमुख पत्नियां थीं, इसलिए उन्होंने महसूस किया कि ऐसे अवसर में उनका शामिल होना भी उचित होगा। हाँ, पति। ये सुनकर लू मियाओयुन ने तुरंत बच्चों को पक्षी का चारा दिया और क्वो झेनझेन और लू मियाहुआन को सूचित करने चला गया। समाचार सुनने के बाद अन्य बच्चों ने भी इसमें गहरी रुचि दिखाई तथा इसमें शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन अर्जुन क्लियरर की स्पिरिट बोट केवल 12 लोगों को ही ले जा सकती थी। इसलिए उन्होंने अपने बेटों लू यू, लू हुइजिन, लू किंगशान, लू किंगजू और कुछ अन्य लोगों को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। आधे महीने बाद, जिस दिन लू निवास के दूसरे युवा मालिक की शादी हुई, पूरा रुई काउंटी शहर हलचल और सनसनीखेज था। विवाह जुलूस 10 मील तक फैला हुआ था, इसलिए शहर के अंदर और बाहर हजारों भोज मेजें लगाई गई थीं, जिनका आनंद सभी अतिथि अपनी इच्छानुसार उठा सकते थे। महीने भर चलने वाले इस उत्सव का मतलब था कि आसपास के 100 मील तक खाना पकाने के लिए आग की कोई जरूरत नहीं थी, और यहाँ तक कि भिखारी भी संतुष्टि से भर गए। इस दौरान अर्जुन क्लियरर ने अपने बच्चों के मार्शल आर्ट प्रशिक्षण में थोड़ी अधिक रुचि ली। वह समझ सकता था कि उस उम्र के बच्चे चंचल होते हैं और युद्ध अभ्यास में मेहनती नहीं होते, लेकिन वह उन लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए अधिक धन खर्च करने को तैयार थे जो प्रशिक्षण देने के इच्छुक थे। इस दिन जब 10वां बच्चा मार्शल दाओ इन्नेट स्तर तक पहुंचा तो अर्जुन क्लियरर के दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट गूंज उठा। मेजबान को बधाई, 10 वंशजों ने मार्शल दाओ इनेट में प्रवेश किया, ब्लडलाइन इफेक्ट अर्जित किया, संतान उत्पन्न करने की संभावना में 5% की वृद्धि और लकी ड्रॉ का मौका। वास्तव में ये 10 है। अर्जुन क्लियरर को इस सिस्टम प्रॉम्प्ट से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जब पहले 5 बच्चे मार्शल दाओ इनेट में पहुंचे तो लकी ड्रॉ के लिए कोई सिस्टम संकेत नहीं था।
उन्होंने अनुमान लगाया था कि उपलब्धि पुरस्कार को सक्रिय करने के लिए संभवतः 10 बच्चों को मार्शल डाउ इन्नेट तक पहुंचना होगा। आखिरकार, हालांकि मार्शल डाउ इन्नेट तक पहुंचना क्यूई इन्फ्यूजन की तुलना में कठिन था, यह आध्यात्मिक मूल द्वारा सीमित नहीं था। जब तक कोई व्यक्ति पैसा खर्च करने को तैयार हो, व्यावहारिक रूप से कोई भी मार्शल डाउ इन्नेट तक पहुंच सकता है। इसलिए ये समझ में आया कि आवश्यकताएं क्यूई इन्फ्यूजन की तुलना में थोड़ी अधिक थीं। सिस्टम पुरस्कार निकालो। अर्जुन कलियरा ने ज्यादा नहीं सोचा, चुपचाप अपने मन में कुछ कहता रहा। हल्के लाल रंग का रूलेट पहिया सुनहरी रोशनी की एक झलक के साथ उभरा, तुरंत घूमने लगा और अंततः खजाने पर जा गिरा। डिंग। दुर्लभ खजाना पाने के लिए मेजबान को बधाई, मिस्टी स्काई बीड। इनाम सिस्टम स्पेस को भेज दिया गया है, होस्ट इसे किसी भी समय जांच सकता है। धूसर धुंध में लिपटे मनके का एक पैटर्न उभरा, जिसके साथ सिस्टम प्रॉम्प्ट ध्वनि भी थी। एक दुर्लभ खजाना, मिस्टी स्काई बीड। इस इनाम को देखकर अर्जुन कलियरा की भौहें उठ गईं। वह दुर्लभ खजानों का बहुत शौकीन था। आखिरकार पिछले लकी ड्रॉ से उन्हें मिले दुर्लभ खजाने, बुक ऑफ मेलवोलेंट कर्सेस एंड फेट्स और प्रोफाउंड ओरिजिन बीड बहुत प्रभावशाली थे। दुर्भावनापूर्ण अभिशाप और भाग्य की पुस्तक शायद धूल खा रही होगी, लेकिन इसने उसे एक नवजात आत्मा अमर को मृत्यु का श्राप देने का आत्मविश्वास दिया था। जहां तक गहन मूल मनका का प्रश्न है, तो इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन कलियरा के लिए यह एक अमूल्य खजाना था। इससे न केवल उसकी युद्ध शक्ति में एक स्तर की वृद्धि हुई, बल्कि दैनिक आधार पर उसके तावीज बनाने की प्रक्रिया भी अधिक सुविधाजनक हो गई। अर्जुन कलियरा का मन थोड़ा सा हिला जब उसने इस दुर्लभ खजाने मिस्टी स्काई बीड के प्रभावों की जांच करने के लिए सिस्टम स्पेस में देखा। धुंधला आकाश मनका, ग्रेड 3 रैंक। विवरण: एक सहस्राब्दी पुराने मायावी दानव के मोती से निर्मित, इसमें धुंधले आकाश का भ्रम पैदा करने की क्षमता है। यह इच्छानुसार किसी का रूप बदल सकता है और उसकी जादुई आभा को छिपा सकता है। ये किसी की पहचान को पूरी तरह से छिपा भी सकता है, यहाँ तक कि आध्यात्मिक अनुबंधों को भी धोखा दे सकता है। क्या इच्छानुसार रूप बदला जा सकता है? अपनी जादुई आभा को छिपाया जा सकता है, अपनी पहचान को पूरी तरह से छुपाया जा सकता है, आध्यात्मिक अनुबंधों को धोखा दिया जा सकता है। इस धुंधले आकाश मनके का वर्णन देखकर अर्जुन कलियरा की भौहें उठ गईं और उसके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। जब भी वह बाहर जाता था तो उसे अपना भेष बदलने की आदत थी। भेष बदलने के लिए उनका वर्तमान उपकरण एक उच्च गुणवत्ता वाला मुखौटा था, जो एक लुटेरे साधक से प्राप्त एक जादुई कलाकृति थी। ये मुखौटा एक उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृति थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसमें कुछ खास नहीं था। यदि कोई फाउंडेशन स्थापना साधक आध्यात्मिक नेत्र तकनीक से इसका निरीक्षण करे तो वे उसके वास्तविक स्वरूप को देख सकेंगे। जहां तक अपने साधना स्तर और जादुई आभा को छुपाने की बात है, तो वह एक जेड पेंडेंट पर निर्भर था, जो उसे एक नवजात आत्मा महिला साधक ने दिया था जब वह आया था। यह जेड पेंडेंट एक दुर्लभ खजाना होना चाहिए। फाउंडेशन प्रतिष्ठान पहुंचने के बाद उन्होंने जेड पेंडेंट की जांच की थी। वह जानता था कि इससे न केवल उसकी आभा छिप सकती है, बल्कि दिव्य अनुभूति में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। अब जब मेरे पास यह मिस्टी स्काई बीड है, तो अपना भेष बदलना अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक हो गया है। अर्जुन कलियरा ने सिस्टम स्पेस के अंदर धुंधले आकाश मनके को देखा, उसकी मानसिक आत्मा जागृत हुई और उसने उसे निकाल लिया। तुरंत एक अंडे के आकार का मनका, जो धूसर रंग का था और जिसके चारों ओर धुंध छाई हुई थी, उसके सामने प्रकट हुआ। इसके साथ ही मिस्टी स्काई बीड के प्रभावों की विस्तृत व्याख्या भी सामने आई। ये रूप बदल सकता है और आभा को छुपा सकता है, जिससे सामान्य नवजात आत्मा साधकों के लिए इसे देख पाना कठिन हो जाता है। इसके अलावा ये किसी अन्य व्यक्ति के रूप में भेष बनाने के लिए दिव्य इंद्रिय और मन का उपभोग कर सकता है, जिससे व्यक्ति की उपस्थिति, स्वभाव और जादुई आभा दूसरे पक्ष के समान हो जाती है। इसके अतिरिक्त मिस्टी स्काई बीड दूसरों या दानव जानवरों के सार, रक्त और आत्मा को अवशोषित कर सकता है, जिससे खुद को किसी अन्य व्यक्ति या दानव जानवर के रूप में पूरी तरह से प्रच्छन्न किया जा सकता है। इस प्रकार के भेष में भ्रमित करने की वास्तविक क्षमता होती है। न केवल चेहरा और रूप एक जैसा होता है, बल्कि स्वभाव और जादुई आभा भी एक जैसी होती है, जिसमें रक्त और आत्मा की आभा भी शामिल होती है, जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी के आध्यात्मिक अनुबंधों को धोखा देती है। मिस्टी स्काई बीड के प्रभावों के बारे में जानने पर अर्जुन कलियरा की आंखों में प्रसन्नता की झलक दिखाई दी। मिस्टी स्काई बीड की क्षमताएं उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थीं। इससे न केवल व्यक्ति को अपना रूप और आभा बदलने की अनुमति मिलती थी, जिससे सामान्य नवजात आत्मा साधकों को इसे देखने में कठिनाई होती थी।
लेकिन इसने एक उल्लेखनीय आश्चर्यजनक छद्म प्रभाव भी प्रदान किया। यह इतना व्यापक भेष है कि यह आध्यात्मिक अनुबंध को भी धोखा दे सकता है। ये ज्ञात था कि साधना जगत में जब साधक लेन देन करते हैं तो सबसे अधिक प्रयुक्त विधि आध्यात्मिक अनुबंध होती है। जब अर्जुन कलियर पहली बार लू परिवार में पहुंचे तो उन्होंने उनके साथ एक आध्यात्मिक अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए थे। लेकिन ये धुंधली आकाशीय मन का आध्यात्मिक अनुबंधों को भी धोखा दे सकता है। आध्यात्मिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए छद्म पहचान का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति बाद में अनुबंध को तोड़ सकता है, बिना इस बात की चिंता किए कि अनुबंध तोड़ने पर कितना खर्च आएगा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जब तक कोई व्यक्ति आत्मा खोज तकनीकों के माध्यम से किसी व्यक्ति को समझता है और फिर उसे मार डालता है, उसके बाद मिस्टी स्काई बीड का उपयोग करके उसके सार, रक्त और आत्मा को अवशोषित करता है, तब तक वह स्वयं को उस व्यक्ति के रूप में पूरी तरह से छिपाने में सक्षम हो जाएगा, जिससे उसके करीबी लोगों के लिए भी कोई अंतर महसूस करना मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन कलियर को अचानक मिस्टी स्काई बीड की क्षमताओं के बारे में एक ठंडक महसूस हुई। परिचय के अनुसार इस स्तर का भेष उत्तम माना जा सकता है। यह न केवल आध्यात्मिक अनुबंधों को धोखा दे सकता है, लेकिन कई तकनीकें जो रक्त संबंधों को पहचान लेती हैं, वे भी किसी भी प्रकार की वास्तविक या नकली खामियों को उजागर करने में संघर्ष करती हैं। बेशक इस तरह का भेष अपनी खामियों के बिना नहीं था। भेष बदलने की प्रक्रिया में मन और दिव्य इंद्रियां दोनों नष्ट हो गईं। इसलिए पूरे वर्ष भेष बनाए रखना संभव नहीं था, और भेष बदलने के दौरान कोई भी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। एक बार पूरी शक्ति लगा देने पर भेष की जादुई आभा को बनाए रखना कठिन हो जाता है तथा खामियां उजागर हो जाती हैं। दोस्तों, आपको इस कहानी को इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।